अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ को एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि ये हेल्दी एक्टिविटी भी होती है कि आप अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करें और आप अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को यादगार बनाएं। अच्छा जी, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मूड जो है वो ऑन एंड ऑफ ख़राब हो जाता है। और क्या होता है कि जब वो किसी तकरीब में जा रहे होते हैं, किसी इवेंट में जा रहे होते हैं या इनफैक्ट ऑफिस ही जा रहे होते हैं, तो किसी ना किसी छोटी सी बात पे अपने घर में जो है वो लड़ाई कर लेते हैं और उस वजह से उनका मूड ऑफ रहता है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हों तो उससे पहले जो है वो आप अपने घर में भी इस तरह से हैप्पी गो लकी रहें कि जब आप बाहर आएँ तो आपका बाहर मूड भी अच्छा हो। यही सोच लिया करें कि आज पूरा दिन अच्छा गुजारना है, तो ये जो सुबह हुई है, यानी ये जो सुबह हुई है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं या फिर बहन भाई हैं, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और सुबह उठ के लड़ रहे होते हैं। कभी नाश्ते पे लड़ाई हो जाती है, कभी किसी और चीज़ पे लड़ाई हो जाती है, कभी किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने टॉलरेंस रखनी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा बहादुर कौन होता है? सबसे ज़्यादा बहादुर वो होता है जो कि अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। और ये जो गुस्सा होता है ना, ये चंद लम्हों का गुस्सा जो है ये पूरी ज़िंदगी का पछतावा होता है। अगर इस हवाले से मैं बात करूँ ना इंटरनेशनली, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं जिसमें ये वो कहते हैं कि अगर हम 2 मिनट अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते या अगर हम 1 मिनट अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते तो हम बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी से बच जाते। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि कितनी भी कोई भी कैसी सिचुएशन, आई नो कि हम सब इस सिचुएशन से गुजरते हैं कि जब गुस्सा आ रहा होता है तो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, बहस भी होती है, आर्ग्यूमेंट भी होता है और समहाउ ऐसा नहीं होता कि हम अपने आप को ठीक प्रूफ करना चाहते हैं, बस ये एक ईगो होती है कि सवाल का जवाब का सवाल देना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन अगर ये 2 मिनट या 3 मिनट जिस मोमेंट पे आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जा रही है, उस मोमेंट पे अगर आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर लें तो आप यकीन करें आप ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े पछतावों से बच जाएंगे। और ये जो पछतावा होता है ना, ये फिर सारी ज़िंदगी का होता है। यानी कि वो 2-3 मिनट जो गुस्सा कंट्रोल कर लिया जाता है ना, वो आपको बहुत बहुत बड़ी मुसीबतों से बचाता है। और बहादुर शख्स भी वही होता है जो अपना गुस्सा कंट्रोल कर ले, जिसको पता हो कि मैं रिप्लाई भी दे सकता हूँ, जिसको पता हो कि मैं जो है वो इसका बड़ा सॉलिड आंसर भी दे सकता हूँ। वहाँ आप अपना गुस्सा कंट्रोल करें और देखें आप आगे जो है उसको जब आगे सोचेंगे, उस मोमेंट को सोचेंगे, तो आपको अपने ऊपर प्राउड होगा कि आपने खामोश रहकर जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर दिया और ख़ामोश रहकर आप सलामत रहे। क्योंकि जो खामोश रहा वो सलामत रहा, जो चुप रहा वो सलामत रहा। अच्छा जी, तो आपने गुस्से को कंट्रोल करना है और बिल्कुल गुस्से को आपने जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। हम सब कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कि हम गुस्सा कंट्रोल करें, लेकिन फिर भी हम सबको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। तो भाई गुस्से को ऐसे कंट्रोल करना है कि थोड़ी देर के लिए आप ये सोच लें कि मेरी कोई ईगो वीगो नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप ये सोच लें कि ओके फ़ाइन, इसका जवाब अल्लाह दे देगा और अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो बेस्ट है जस्टिस करने में। और अल्लाह ताला जब जस्टिस करते हैं ना तो फिर इंसानों के जवाब जो हैं वो कम पड़ जाते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और शो का आगाज़ करते हैं। और शो का आगाज़ करते हैं जी रेमेडी से। और रेमेडी आज हमारे पास क्या है जी? रेमेडी भी देखें आज ज़हनी दबाव के हवाले से। तो जी, ज़हनी दबाव और स्ट्रेस दूर करने के लिए जो टोटका है, जो रेमेडी है, वो क्या है? तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना ये है कि आपको रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध में चुटकी भर हल्दी डालकर जो है उसको पी लेना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके साथ 5 या 7 बादाम लेने हैं, फिर 2 खजूरें जो हैं वो खा लेनी हैं। फिर क्या करना है कि सुबह जब आप उठेंगे तो गहरी सांस लेने की मशक करें। अच्छा, फिर नाक से सांस अंदर 3 सेकंड रोकें और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। ज़्यादा ना रोक लीजिएगा, बस ये जस्ट 3 सेकंड, वो भी अगर इजीली आपसे हो सके तो। अच्छा, उसके बाद इससे क्या होगा कि आपके दिमाग को सुकून मिलेगा, आपकी नींद बेहतर होगी और जो जहनी दबाव है आपका वो कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और सिटी अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। अच्छा, जो हमारे यहाँ नॉर्मली जो सिटी अपडेट्स होती हैं जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे होते हैं, उसमें यूजुअली ज़्यादातर हम आपको ये बता रहे होते हैं कि स्टूडेंट लेवल पर क्या चल रहा है, एजुकेशन लेवल पर क्या चल रहा है, हेल्थ सेक्टर में क्या चल रहा है। और हमारा ये जो तमाम एजुकेशन सेक्टर ले लें या फिर हेल्थ सेक्टर ले लें, यहाँ जो है जो ख़बरें आती हैं ना वो इसी तरह की ख़बरें होती हैं
कि जी हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म की ज़रूरत है, फिर एजुकेशन सेक्टर में जो है रिफॉर्म की ज़रूरत है, आए रोज़ के हम देखते हैं कि एहतजाज होते हैं, हड़तालें होती हैं और ये सारे तमाम तर मामलात होते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में एक करंट अपडेट शेयर कर लेते हैं। और करंट अपडेट जो है वो कुछ इस तरह से है कि महकमा इत्तलात सिंध जो है उसने क्या किया है कि उन्होंने जो सिंध में जो सैलाबी सूरत हाल है तो उन्होंने इस हवाले से इस पूरी सूरत हाल के पेश नज़र जो सरकारी छुट्टियां हैं वो मनसूख कर दी हैं। यानी आज 30 अगस्त और कल 31 अगस्त को महकमा इत्तलात के दफातर जो हैं वो खुले रहेंगे और इस हवाले से महकमा इत्तलात ने सिंध जो है उसने नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया। अब आज की कुछ अहम समातों का जिक्र कर लेते हैं कि आज कौन कौन सी अहम समातें। आज वैसे बड़ी डिफरेंट हेयरिंग है सिंध हाई कोर्ट में ना, और ये जो डिफरेंट हेयरिंग्स हैं ये क्यों हैं, ये इस तरीके से हैं। कौन सी हैं जी ये हेयरिंग्स? ये हैं जी कम उम्र बच्ची की शादी से मुतालिक दरख्वास्त पर समात होगी। इसके अलावा गुज़िश्ता समात पर अदालत ने सरकारी वकील से जो जवाब है वो तलब कर लिया है। कम सिन बच्ची के अगवा का मुकदमा थाना कलरी में दर्ज है। अच्छा, महकमा आसार कदीमा की इमारत को सील करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समात होगी। फिर SBCA ने इमारत को सील कर दिया था। अच्छा, उसके बाद जो है इमारत के नीचे कायम दुकान मालिक ने सील करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर रखी है। तो ये मुतफर्रिक जो समातें हैं वो आज सिंध हाई कोर्ट में होंगी। आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस कर लेते हैं मौसम। कराची का मौसम जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल जैसे लोगों के मूड अनएक्सपेक्टेड होते हैं ना कि कभी मूड अच्छा है, कभी मूड बुरा है, तो कभी हब्स है, तो कभी गर्मी है, तो कभी बूंदाबांदी है, तो कभी ढेर सारी बारिश है। और आज का जो मौसम है वो भी कुछ ऐसा ही है कि शहर कायद में जो है वो मौसम गर्म है और मरतूब है और हब्स की सी भी सूरत हाल है। तो हवा में नमी के ज़ायद तनासुब के बायस जो है ये कैफियत है। इसके अलावा शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहर कायद का मौजूदा दर्ज हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31 से 33 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। कम से कम दर्ज हरारत जो है वो 26 से 28 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। और शहर में जुनूब मगरिब सिम से 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ जो हैं वो चल रही हैं। और अब डिस्कस कर लेते हैं हम वेजिटेबल्स के प्राइस। ये जी जो वेजिटेबल के प्राइस हैं वो बेसिकली क्या हैं, क्योंकि ये बताना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि आप लोग जब भी जाएं ग्रॉसरी के लिए तो आप जो है आपको पता हो कि ये जो वेजिटेबल के प्राइस हैं तो ये क्या हैं, ताकि आपको पता हो कि आप कितने डिफरेंस के साथ जो है ये प्राइस जो है वो डिफ़र करके आप सब्ज़ी वाले से जाके ख़रीदते हैं और आपको कितनी महंगी सब्ज़ी पड़ती है। और हम रोज़ाना आपको बताते हैं कि कम से कम जब आप जाया करें तो एटलीस्ट नेगोशिएट जो है वो ज़रूर किया करें। तो वी हैव वेजिटेबल प्राइसेस। टमाटर जो है वो 161 पर है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास आलू 63 पे है। अच्छा, आलू आँखों के लिए बड़ा अच्छा होता है भाई। लहसुन जो है वो 322 पर है। फिर उसके बाद जो है जनाब क्या है, अदरक जो है वो 437 पर है। एंड व्हाट वी हैव गाजर, ये है 92 पर। इसके अलावा जो है तुरई जो है वो 115 पर है। दैन वी हैव लौकी 138 पर है। अच्छा, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव फूल गोभी। ये कौन खाता है फूल गोभी, प्लीज़ मुझे कॉल करके बताइएगा। 115 पर है जी ये फूल गोभी। और इसके कितने फ़ायदे हैं ये भी आपने ज़रूर बताना है हमें, हम भी आपको बताएंगे। खीरा जो था जी वो आई स्किप्ड इट, अभी बताते हैं आपको। भिंडी जो है वो 173 पर है। अच्छा, आगे क्या है, प्याज जो है वो है जी 63 पर। तो ये तो हो गए वेजिटेबल के प्राइस जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए। जल्दी से चलते हैं और करेंसी रेट्स भी आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि करेंसी की जो रेट्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि ये जो करेंसी के रेट्स होते हैं ना ये एक तरीके से लोगों के लिए बड़े वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि लोगों को ये जानना होता है, लोगों को ये पता करना होता है कि जो स्टैटिक रेट्स हैं रोज़ाना वो क्या है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 187 पर, कैनेडियन डॉलर है 208 पर, यूरो जो है वो 331 पर है, कुवैती दिनार जो है वो 926 पर है जनाब। इसके बाद यूके पाउंड जो है वो 382 पर है, सऊदी रियाल जो है वो 75 पर है, स्विस फ्रैंक जो है वो 351 पर है और यूएस डॉलर जो है वो 283 पर है। तो ये तो हो गए जी हमारे करेंसी रेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। चलें जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें, हमारे करस्पॉन्डेंट हमारे साथ होंगे और टॉप स्टोरीज पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। न्यूज़ सेशन में खुश आमदीद। अच्छा जनाब, न्यूज़ सेशन में हमें ज्वाइन किया है हमारे करस्पॉन्डेंट बसीम भाई ने। बसीम भाई को वेलकम करते हैं। बसीम भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बसीम भाई, आज ना हम डिस्कस करेंगे सफ़र को, यानी पाकिस्तान में ट्रैवलिंग जो है वो कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, और आप अपने सफ़र को यादगार बनाने के लिए
ट्रेन का इंतखाब करते हैं और जहाज़ का सफ़र जो है वो ज़्यादा आसान होता है, आप ज़्यादा आसानी से जो है वो जा सकते हैं, जहाज़ का सफ़र कर सकते हैं। लेकिन लोग बाकायदा तौर पर शौक़ के तौर पर जो है वो ट्रेन चूज़ करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि फ़ैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ वो जो है ट्रेन के सफ़र पर जाएँ और उसको यादगार बनाएँ। तो सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये जो कोशिश है लोगों की कि जी वो ट्रेन से जाएँ और ट्रैवलिंग करें और सफ़र को यादगार बनाएँ, तो ये पाकिस्तान में हमारे ट्रेनों के हालात जो हैं अब तो वैसे तो काफ़ी बेहतर हो गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, काफ़ी बेहतर हो गई ट्रेनें हमारी? देखिए बेहतर तो हो गई हैं, लेकिन इश्यूज़ उस वक्त आते हैं जब ट्रेन कहीं पे रुक जाए, कोई जंगल में या कोई वीराने में रुक जाए या फिर मैदानी इलाकों में या सहराओं में रुक जाए, हाँ। या ऐसी जगह पे रुक जाए जहाँ पे आबादी कम हो या ना होने के बराबर हो, तो उस वक्त ट्रेन का सफ़र जो है ना वो अज़ियत में तब्दील हो जाता है। नो डाउट कि ट्रेन का सफ़र उसकी लज़्ज़त, उसका लुत्फ़ हाँ। अलग ही है, यानी कि सही। हर स्टेशन पे रुकते हुए जाती है, जैसे कि स्टॉप्स होते हैं, उन स्टेशंस और उन जगहों का अपने एक तारीख़ी जो है वो अहमियत होती है। वो स्टेशंस जैसे कि टोबा टेक्सिंग का है या फिर दीगर हैं, खानेवाल का स्टेशन है। मैं भी इस्लामाबाद गया था बाई ट्रेन, तो स्टॉप बाय स्टॉप जहाँ पे उसके ट्रेन थे कराक्रम के, वहाँ पे मैं रुकता हुआ गया, तो मैं उन स्टेशंस को भी इंजॉय करता हुआ गया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के दौर के स्टेशंस बने हुए। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ जो रास्ते में ग्रीनरी थी, सब्ज़ा था, हाँ। खेत खलियान थे, उनको देखता हुआ जा रहा था। जो गाँव की ज़िंदगी है, विलेज लाइफ है, उनको देखता हुआ जा रहा था। तो ये तमाम तर चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको जो है ना वो ज़हनी तौर पे बड़ा सुकून देती हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो एक मशीनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी रूटीन लाइफ से हट के थोड़ा सा सफ़र करते हैं और बिलखुसूस ट्रेन का सफ़र हो, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और ज़ाहिर बात है कि गैदरिंग होती है, फिर दोस्तों के साथ जाते हैं तो उसका अलग मज़ा है, फैमिली के साथ जाते हैं तो उसका अलग मज़ा है। सही। और हर जगह के जो है वो खाने या फिर जो चाय वगैरह होती है, ट्रेन में आते हैं भाई चाय पी लो, चाय ले लो, चाय वो एक जो उनका अंदाज़ होता है अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने का, ये चीज़ें फैसिलिटी फराहम करने का, वो भी अलग होता है। सही। फिर ट्रेन की जो आवाज़ होती है वो भी एक अलग है। इसके साथ साथ अगर आप बिज़नेस क्लास में जा रहे हैं, उसकी अलग एक एंजॉयमेंट होती है, ठीक है, उसका अलग आपको लग्जरियस मिलती है। सही। और अगर आप इकॉनमी में जाते हैं तो उसका एक अलग जो है वो मज़ा है। तो ट्रेन का सफ़र जो है वो अपने यानी कि दीगर सफ़र के हवाले से मुनफरिद भी है, मुमताज़ भी है, और उसका कोई जो है वो चलिए, ये तो वसीम भाई ने हमें ये बताया ना कि ट्रेन के सफ़र में जो है वो कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप एंजॉय करते हैं, कि वो जो ट्रेन में वो जो नाश्ता देने के लिए आते हैं, वो एक पर्टिकुलर आवाज़ में जो आवाज़ लगा के आपको बताते हैं कि आपने अगर नाश्ता करना है तो नाश्ता कर लें। फिर जगह जगह रुकते जाना और मनाजिर देखना, कुछ लोगों के लिए बड़ा आसान होता है, एडवेंचरस होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनके लिए सफ़र हेक्टिक भी हो जाता है जब ट्रेन में सहूलियात जो हैं वो नाकाफ़ी हों, या फिर वो जिस तरीके से भी वसीम भाई ने जिक्र किया ना शुरू में कि भाई अगर कहीं ट्रेन स्टक हो जाए या रुक जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए पटरी में या कोई और टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, तो फिर ये सफ़र जो है ना वो दुश्वार हो जाता है लोगों के लिए। राइट नाउ पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी ट्रेन है जिसमें जो है वो लग्जरी सफ़र किया जा सकता है, जिसमें बिज़नेस क्लास है? और थोड़ा सा डिफरेंस बताएं कि पहले के मुकाबले में अब जो इन्होंने नई चीज़ें की हैं, जो जदीद चीज़ें की हैं, जिसके बारे में कहते भी हैं पाकिस्तान रेलवे के इंतज़ामिया कि भाई कुछ चीज़ें हमने नई की हैं, कुछ इक्विपमेंट्स नए लाए हैं, कुछ सहूलियात नई दी हैं, टेबलें भी लगा दी हैं, तो वो ज़रा लोगों को बताएं कि क्या है फिर ट्रेन के हालात और सफ़र किस तरह किया जाए। देखें, कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना जो वो मीठा होगा। सही है। ट्रेन के सफ़र के हवाले से बात करेंगे तो कुछ ट्रेनें जो प्राइवेट सेक्टर्स की हैं, जी, उसमें तो स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि लग्जरी बनी हुई है। उसमें आप अगर कोई कंपार्टमेंट लेते हैं तो उसमें आपको वाईफाई की सहूलत, टीवी, इसके साथ साथ आपके लिए अलग डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट का वो होता है। हाँ, सही। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर पे आए तो उनकी एक आध कोई ट्रेन ऐसी हो, अभी फ़िलहाल मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, उसमें यह है कि आपकी कंपार्टमेंट अगर आपने एक ले लिया है तो उसके अंदर वॉशरूम अलग उसकी फैसिलिटी है। अच्छा, ठीक है, सही। वो एक अच्छा है, क्योंकि अगर हम कुछ ट्रेनें ऐसी हैं कि जिसमें कॉमन वॉशरूम है, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं यूज़ करने के लिए ना। लेकिन जब आपका अपना कंपार्टमेंट मिल गया है तो उसमें वॉशरूम की सहूलत है, उसमें दीगर सहूलतें यानी कि जो बर्थे हैं वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं। ठीक है, आपका फैमिली के जो मेंबर्स का टिकट लिया है वो आपके साथ होते हैं, तो कंफर्ट
कंफर्टेबिलिटी रहती है उसमें। सही, हाँ। फिर मैं ये कहूँगा कि ट्रेन का सफ़र उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब बीच में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए। अब लग्जरी मैंने ट्रेन करवाई है, मिसाल के तौर पे कोई भी लिया हुआ है, मैंने 12, 15, 19 हज़ार रुपये का टिकट लिया हुआ है, लेकिन वो ट्रेन कहीं पे स्लो हो गई, कहीं पे रुक गई, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो फिर उस वक्त वो लग्जरियस जो एक चीज़ होती है वो भी फिर जो है ना थोड़ा सा मायूसी में हो जाती है कि यार मैंने क्यों करवा ली, इससे बेहतर मैं जहाज़ से चला जाता। हाँ बिल्कुल, इससे बेहतर मैं जहाज़ में ही चला जाता, मतलब ये मैंने क्या जो है वो मुसीबत पाल ली है। अच्छा ये बताएं कि अभी राइट नाउ जो लोग जाना चाहते हैं, ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते में जो मनाजिर आते हैं वो अभी इतने डेवलप हैं कि लोग उसको देखते हुए जाएं, एंजॉय करते हुए जाएं। आप अपने जहन में कुछ भी सपोज कर ले कि आप कराची से बेशक लाहौर ही जा रहे हैं, मुल्तान जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो ज़रा वो जर्नी भी आप हमें बताएं। आपने सफ़र किया होगा, लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ट्रेन का जो रेलवे का निज़ाम है वो बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है, और वो कितना महफूज है, ये ज़रूर बताइएगा वसीम भाई कि कितना महफूज है। क्योंकि जो लोग मुल्क से बाहर से आते हैं और यहाँ से अपने कज़न्स वगैरह के साथ प्लान बना के ट्रेन का सफ़र करने के लिए स्पेशली जाते हैं, तो उनको भी पता चले कि भाई कितना महफूज है हमारे यहाँ पर ये सफ़र। अच्छा, मैं अपने यानी कि शऊर में, हाँ, एक तो मैं बचपन में गया था, ट्रेन का सफ़र किया था, तो बचपन के बाद अब यानी कि अपने शऊर में, होश हवास में, मैं अभी 23 तारीख को इस्लामाबाद गया था बाय ट्रेन। माशाल्लाह, चलिए अभी रीसेंट सफर करके कराक्रम एक्सप्रेस में। सही, हाँ। उसमें बिजनेस क्लास थी। सही। तो मुझे ट्रेन का सफ़र तो बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो विलेज लाइफ थी उसको एंजॉय किया, भैंसें बंधी हुई हैं, हाँ। दरिया गुजर रहा है, नहरें गुजर रही हैं, क्या ज़बरदस्त मनाज़िर। ये उस मनाज़िर, लेकिन फिर मुझे उस सफ़र में थोड़ा सा मज़ा उस वक्त किरकिरा हो गया जब ट्रेन कहीं पे स्लो हो जाती, हाँ, कहीं पे रुक जाती, कहीं पे स्लो हो जाती, कहीं पे रुक जाती, कहीं पे बता रहे थे कि रुकने की बस टेक्निकल ही है, कहीं पे रुक जाती, कहीं पे स्लो हो जाती, कहीं पे वो स्पीड पकड़ लेती। तो उसने थोड़ा सा इस सफ़र को मज़ा, इस सफ़र के मज़े को किरकिरा किया। लेकिन ओवरऑल मैंने ट्रेन के सफ़र को एंजॉय किया, मुझे मज़ा आया। हम लोग फिर फैसलाबाद पे उतरे, वहाँ से हम बाय रोड इस्लामाबाद रवाना हुए। तो अल्लाह पाक की कुदरत है कि जो कुदरती मनाजिर थे, हाँ, कलर कहार की जो पहाड़ थे, अरे वाह, वो, और बारिश का मौसम, हाँ, बादल छाए हुए। आपका रूट क्या था वसीम भाई? आप कराची से जा रहे थे, तो रूट क्या था? कराची से हम कैंटी स्टेशन पहुंचे। सही। यानी कि कैंटी स्टेशन से हम लोग रवाना हुए कराक्रम एक्सप्रेस में, तकरीबन वो भी लेट थी, 1.5-2 कराक्रम से गए आप। सही। ये भी एक फैक्टर है कि जब ट्रेन लेट हो जाए। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना आप लोगों ने कि ट्रेन लेट हो जाएगा। सही। मैं हालांकि 1 बजे ट्रेन के टाइमिंग थे, वो ट्रेन रवाना हुई 4:30 बजे। सही। तो अब वो भी एक इंसान जो है वो इंतज़ार की सूली पे लटका हुआ है कि कब आएगी, कब सब। खैर 4:30 बजे ट्रेन रवाना हुई, तो एंजॉय तो करते हुए गए। फिर हम लोग उतरे फैसलाबाद पे। अच्छा। फैसलाबाद पे उतरे तकरीबन 11 बजे के करीब, 11:30 बजे के करीब। हाँ। तो वहाँ से फिर अच्छा, स्टेशंस के कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे सफाई का फुकदान है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे वो भी जब सफाई का फुकदान देखते हैं, क्योंकि तो फिर उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा दिल जो है वो घबराता है कि ये बस जल्दी से जहाँ सफाई सुथराई नहीं है वहाँ से जल्दी से निकले। उसके बाद फिर फैसलाबाद, क्योंकि हमारी जो साथी कुलीग्स थे इसी जर्नलिज्म पे, तो उनके साथ फिर हमने यानी कि फैसलाबाद से फिर आप दूसरी ट्रेन हाईएस्ट हायर की। उसके बाद वहाँ से हम बाय रोड वो रवाना हुए। रास्ते में पहले नाश्ता किया, हाँ, उसके बाद फिर हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। तो वो एक अच्छा मुझे जो है वो, क्योंकि हम लोगों की जो रूटीन लाइफ है ना वो बड़ी स्ट्रक वाली है। सही। तो थोड़ा सा मैं फ्रेश भी हुआ, बल्कि थोड़ा ही ज़्यादा फ्रेश हुआ मैं, हाँ, क्योंकि रूटीन से हट के ये सफ़र मिला। और फिर रास्ते में कहीं एक जगह पे स्टे भी किया नमाज के लिए, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। जहाँ पे स्टे किया वहाँ पे भी चारों तरफ पहाड़ था, खूबसूरती थी, तो बस उसमें बंदा खो जाए। सही। तो बस ये ऐसा सफ़र था। फिर इस्लामाबाद पहुँचे थे हम लोग, हाँ, तकरीबन 24 तारीख को 5:45 बजे के करीब। फिर जिस होटल में स्टे था वहाँ पे गए, फ्रेश हुए। उसके बाद फिर मैं 4 दिन तक जो मीटिंग्स वगैरह थी वो तो अटेंड की, लेकिन इस्लामाबाद का जो सफ़र था, सफ़र में बिलखुसूस मरगला की पहाड़ियाँ जो हैं, और उस वक्त बारिशें भी थी। बारिशें यानी कि इस्लामाबाद का मौसम ऐसा था कि बारिश हो रही थी लेकिन पानी नहीं था। अच्छा, हाँ, ये और बादलों, क्योंकि आप कराची में नहीं थे ना, इसलिए आपको बादलों में पानी नजर आ रहा था, जमीन पे पानी नजर नहीं था। और देखिए ट्रेन भी चल रही थी। इस्लामाबाद का, जी, इस्लामाबाद का यानी एटमॉस्फेयर ऐसा है कि चारों तरफ पहाड़ है,
पहाड़ी एरिया, वो अलग ही दिलकश दिख रहे थे। वो खूबसूरती को चार चांद लगा रहे होते हैं, उसमें बादल जो छाए हुए थे हाँ। तो वो एक अलग ही मंजर, अलग ही खूबसूरती और अलग ही आंखों को ठंडक पहुंचा रहे थे, अलग ही आंखों को ठंडक पहुंचा रहे थे। और दूसरा ये वसीम भाई थोड़ा सा ये बताएं, जो किराए हैं वो आवाम की पहुंच से दूर तो नहीं है, मतलब इजीली लोग जा सकते हैं। चलिए कोई बिजनेस क्लास में नहीं जा रहा तो वो कोई और जो है जा सकता है इजीली, मतलब किराए हैं, अफोर्डेबल किराए हैं ट्रेनों के? जी अफोर्डेबल तो कभी भी नहीं रहे, हाँ। किसी भी मुतवसत या गरीब हाँ। तबके के लिए सही किराए तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं है। शौक का कोई मोल नहीं है, सही। जिसको सफ़र करना होता है वो तो करता है, और हाँ। जिसको जो चाहता है कि लग्जरी क्लास में सफ़र करे, हाँ। तो हमने देखा है कि उस पर भी वो सफ़र कर रहा होता है। और बिल्कुल से मैं अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दिसंबर में जब फोग ज़्यादा होती है और फ्लाइट्स स्केड्यूल मुतासर होता है, तो उस सूरत में नहीं, उस सूरत में ट्रेन पे, जो ट्रेन का सेक्टर है उस पे ज़्यादा प्रेशर आता है, लोग ज़्यादा सफ़र करने को ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं ट्रेन से, क्योंकि रास्ते जो हैं वो फोग की वजह से कट जाते हैं। जो ट्रैफिक जो बाय रोड सफ़र करते हैं तो उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी रुक जाती है, तो फिर लोगों का होता है कि वो फिर बाय ट्रेन सफ़र करें, तो उस वक्त हम देखते हैं कि कितना रश देखने में आता है। मैं तो ऐसा देखा है कि कैंट स्टेशन के अंदर ही ट्रैफिक जैम, अच्छा, गाड़ियाँ टैक्सियाँ फंस गई, अब बंदा निकले तो कैसे निकले। सही। चले जी, ट्रैफिक जैम जो है ना कराची में, वो आपको कैंट स्टेशन के अंदर भी मिल जाएगा, और इसके अलावा सड़कों पे तो हमें ट्रैफिक जैम मिल ही जाता है, बल्कि कभी कभी तो गली में भी ट्रैफिक जैम हो जाता है। वो मैं आपको बताऊं कैसे, वो इस तरह से कि अगर आपकी गली के कॉर्नर के ऊपर एक पानी का टैंकर आया हुआ है जो कि पानी डाल रहा है दूसरे घर में, और इस तरफ कोई और टैंकर आया हुआ है, तो दोनों साइड ब्लॉक हैं। अब आप कह रहे हैं कि जब तक वो दोनों टैंकर नहीं निकल जाते तब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो ट्रैफिक जैम की तो कई ऐसी मिसालें हैं जो हमारे शहर कायद में मौजूद है। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप, शाज़ेब भाई हमारे साथ होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हमें ज्वाइन किया है शाज़ेब भाई ने, अच्छा, जो कि कंसल्टेंसी से हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ काम करते हैं, और लोगों को ये बताते हैं कि अगर उनको वीज़ा लेना है चाहे किसी भी कंट्री का, तो वो कहाँ का वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन आज हम बात करें स्पेशली ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के हवाले से, तो ऑस्ट्रेलियन वीज़ा जो है वो कैसे लिया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़ेब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। शाज़ेब भाई जल्दी से बताएं कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे लिया जाता है, और क्या ये बहुत कोई मुश्किल प्रोसेस है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जब भी हम ऑस्ट्रेलियन वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के अलावा रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी चाहिए होती हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कंट्री फॉर गेटिंग द वीज़ा। यस, ठीक है, तो ये बिल्कुल हकीकत है जिसने भी आपको बात बताई है। हाँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो वीज़ा फीसिस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अगर आप किसी भी कंट्री से कंपेयर करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा फीसिस बहुत ज़्यादा है। और सेकेंडली उसकी जो टफेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन भी है और प्रोसेसिंग लेंदी है, बहुत लेंदी प्रोसेस, बहुत लेंदी प्रोसेस है। हाँ। हम स्टूडेंट वीज़ा अगर देखते हैं, विजिटर वीज़ा देखें, इमिग्रेशन देखें, या जो मल्टीपल और जो बहुत सारे वीज़ा ऑफर करता है ऑस्ट्रेलिया, हाँ। उसमें एक लेंदी प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी अगर स्टूडेंट वीज़ा की ना, तो अभी एक और भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उसका वीज़ा रेशो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा। बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। जैसे अगर हम विजिटर वीज़ा की बात करें तो टफेस्ट का मतलब ही यही है कि जो बाकी कंट्रीज़ विजिटर वीज़ा अनाउंस करते हैं उसमें उनका वीज़ा रेशो काफ़ी बेहतर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया समटाइम्स इस तरीके से परफॉर्म करता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफाइल को भी रिफ्यूज़ कर देता है विजिटर वीज़ा में। आपकी अगर कोई फैमिली वहाँ पर मौजूद है जो बिल्कुल ब्लड रिलेशन में है, या आपकी कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हो रही है, उन ग्राउंड्स में भी समटाइम्स ऑस्ट्रेलिया वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है विजिटर वीज़ा। ऑल दो आपका ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छा है, आपके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद भी विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स को ज़्यादा दे रहे होते हैं ये लोग वीज़ा। अच्छा, इनका एवरी ईयर कोटा अनाउंस होता है जो कि जुलाई में अनाउंस होता है एवरी ईयर। सही। उसमें एक कोटा अनाउंस होता है कि इनको पूरे साल में कितने लोग रिक्वायर्ड है वहाँ पर। अच्छा। वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी होते हैं, विजिटर वीज़ा के भी लोग होते हैं, फैमिलीज होती है जिनकी ऑलरेडी वहाँ पर फैमिली मौजूद है, वो अपने स्पाउस को या अपनी फैमिली को इनवाइट कर रही हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक कोटा है कि उनको 1,85,000 लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 71% कोटा तकरीबन स्किल्ड इमिग्रेशन का होता है। अच्छा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट वीज़ा का भी कोटा है। तो उन्होंने एक कैपिंग लगा दी है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर कि हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए चूंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं पूरे दुनिया से, अब
जो स्टूडेंट्स की, तो वो क्या करते हैं कि लिमिटेड कर दिया उन्होंने, रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। अब जीएस एक नई रिक्वायरमेंट आ गई है जो स्टूडेंट वीज़ा के अंदर कि जेन्युइन स्टूडेंट होना ज़रूरी है। अभी ये जो 2025 की जो पॉलिसी है वो आप बता रहे हैं? जी वही मैं बता रहा हूँ। पहले ये पॉलिसी थी जीटीई के नाम से, जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंड, यानी कि आप जेन्युइनली टेम्परेरी वीजा पे अगर आते हैं तो प्रूफ करना है अपने आप को कि आप कैसे जेन्युइन स्टूडेंट हैं। तो अब उन्होंने इसको नाम चेंज करके जीएस कर दिया है 2025 में कि अब आपने प्रूफ करना है कि आपका कोई गैप नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कंसल्टेंट्स गैप फिल करने के लिए एक्सपीरियंस लेटर्स लगा देते हैं, या फाइनेंशियल शो करने के लिए अपने अंकल की स्टेटमेंट लगा दी या किसी फ्रेंड की स्टेटमेंट लगा दी, किसी से अमाउंट बोरो कर लिया। तो यहाँ पर जो इश्यूज आते हैं ना, उनको कैटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बड़े स्ट्रिक्ट कर दिए मामला। अच्छा। और अब कुछ बेहतर हो गया वीजा रेशो, वरना 2022 में आफ्टर कोविड ये जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था और बहुत कम लोगों को वीज़ा मिल रहा था। अब इस साल से कुछ मजीद बेहतर हुआ है स्टूडेंट वीज़ा के, अब मजीद बेहतर चांसेस। अब एक स्टूडेंट है जिसने चले ग्रेजुएशन किया हुआ है, मतलब ग्रेजुएट है वो, उसने वीज़ा अप्लाई करना है, व्हाट आर द प्रोसेस? अच्छा, प्रोसेस इसमें सबसे पहले ये कि यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। जैसे अगर ग्रेजुएट किया तो बीए बीकॉम उसने क्या किया हुआ उसने, और आगे करना क्या चाहता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिस तरह का भी कोर्स करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ पोर्टल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप कोर्सेज देखें, यूनिवर्सिटी सर्च करें। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल रिसर्च हो कि आपका वो कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके मीट हो सकेंगे, आपके फ्यूचर गोल से कितने अलाइन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। सेकंड नंबर पे जब आपने कोर्स अलाइन कर लिए तो एडमिशन्स आपने अप्लाई करना है। तो हर यूनिवर्सिटी की $50 से लेकर $150-200 के दरमियान फीसिस होती हैं। आपने वो तकरीबन 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ को आपने टारगेट करना है कि अगर 1-2 जगहों से आपका एडमिशन रिजेक्ट भी हो जाए तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस मौजूद हों। आपके पास जब एडमिशन्स आ गए, अब आपके पास 2-3 ऑफर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की, आप देखें कि दोनों में से, तीनों यूनिवर्सिटीज़ में से रैंकिंग किसकी अच्छी है, कौन सा ऐसा कोर्स है जो मेरे ऑब्जेक्टिव से अलाइन है। जब यूनिवर्सिटीज़ फाइनल हो गए एंड देन उसके बाद आपने ट्यूशन फीस पे करनी होती है। सही। जैसे लेट से अगर $15,000 से $20,000 तक की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस पे करनी होती है। अच्छा। आपने जब 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस आपने पे कर दी, तो आपको वहाँ से निकलता है COE, जो कहलाता है कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। सही। कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट जब आपका आया एंड देन आप वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए रेडी हो गए, उसमें फिर आपको अपना SOP लगाना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने बताना है कि मैं क्यों आना चाहता हूँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों चूज़ किया, ये यूनिवर्सिटी को मतलब क्यों चूज़ की, मेरे फ्यूचर गोल्स क्या होंगे। उसके बाद आपने पासपोर्ट लगा दिया, बैंक स्टेटमेंट आपने लगा दी, आपका हेल्थ और जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा उसके साथ आपने वो लगा दिया, फिर आपका बायोमेट्रिक होगा, फिर आपने वीज़ा फीस पे की। तकरीबन आज अभी जो जुलाई 2025 की अपडेट है तो ऑलमोस्ट $2,000 के करीब ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा फीस अपनी कर दी हैं। पहले बहुत कम होती थी एक ज़माने में, लेकिन अब $2,000 वीज़ा फीस है। आपने वीज़ा फीस पे की तो तकरीबन 30 से 40 डेज में आपका ये आउटकम रिसीव हो जाता है। सिर्फ एक आखिरी चीज़ में बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपको $30,000 ऑस्ट्रेलिया में लिविंग एक्सपेंस शो करना है कि आपके पास 1 साल का बजट मौजूद है और जो 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस रिमेनिंग है, क्योंकि आपने 6 महीने की पे की थी, तो अब अगर $7,500-8,000 आपकी रिमेनिंग रह गई है तो आप वो $30,000 में आप ऐड कर लेंगे तो तकरीबन $38,000 की स्टेटमेंट, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन आपको 7 से 8 मिलियन के दरमियान का स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है तो फिर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और फिर आपको वीज़ा लग जाता है। तो वो ड्यूरेशन उसका वही होता है कि आपका कोर्स अगर 1 साल का है, 2 साल 3 साल आपका वो कोर्स कंप्लीट होता है तो PSW देता है। कॉम्प्लिकेशन लोगों को ज़्यादातर क्या कंप्लेन करते हैं लोग कि जी हम जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो शाहज़ेब भाई ये हमारी जो उनकी रिक्वायरमेंट है ये हमने फुलफिल कर दी है, अभी हमें यहाँ पर ये हर्डल आ रही है। अच्छा, हर्डल सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को आता है वो बैंक स्टेटमेंट का आता है। अक्सर लोग मशवरे करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट हम किस का दे सकते हैं। किसी बैंक से स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, किसी इन्वेस्टर से हम अमाउंट अपना एड अप करवा के अपना अकाउंट में कर सकते हैं, लेकिन मैं जो इसको रिकमेंड नहीं करता। अच्छा। क्योंकि वो हर एक चीज़ की आपकी जजमेंट्स कर रहे हैं, उन जजमेंट्स की बेसिस पर डिसीजन आपका देते हैं। सही। तो वो ये चाहते हैं कि आपके अकाउंट में आपके अपने पेरेंट्स का पैसा, आपके बहन भाइयों में से किसी का अमाउंट उसमें रखा हुआ हो और वो आपके यूज में हो, जो आपके कोई क्लोज रिलेटिव हो, क्योंकि देखिए आप ये बता रहे हैं उसको कि मेरे पास ये अमाउंट मौजूद है और आने वाले साल में मैं ऑस्ट्रेलिया को तंग नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए लिमिटेड आवर्स अलाउड होते हैं स्टूडेंट वीजा के अंदर, 20 आवर्स पर वीक अलाउड होते हैं। तो आप उसमें इतना कुछ नहीं कर लेते कि जिसमें आप अपनी ट्यूशन फीस भी निकाल लें, बेयर कर लें और आपने लिविंग एक्सपेंस भी बेयर कर लें। अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आप वहाँ पे इतनी अर्निंग कर लेंगे कि जिसमें आप अपनी ट्यूशन फीस भी बेयर कर लेंगे और आप साथ साथ जो है जो वहाँ के लिविंग एक्सपेंस है वो भी बेयर कर लेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। तो हमारे यहाँ थोड़ा सुरैनी ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि आपके कम से कम 1 साल का बजट जो कि लिविंग एक्सपेंस के तौर पे और आपकी ट्यूशन फीस, ये 2 चीज़ें आपके अकाउंट में मौजूद होंगी और आपके अपने पैसे होंगे, ना कि किसी कज़न से लिए हुए हों, किसी फ्रेंड से आपने लिए हुए हों या आपने
लेकिन शाहज़ेब भाई जब बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है तो ये पॉसिबल है कि कोई भी जो कि वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपने किसी रिलेटिव का बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं? अच्छा, रिलेटिव का कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी। एक तो ये कि आपका रिलेशन उनके साथ क्या है, बाकायदा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC नादरा से आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा FRC है, तो मेरी अगर मदर है यहाँ पर FRC में, तो वहाँ पर वो मेरे अंकल लग रहे हैं, यानी कि मेरे मामू लग रहे हैं तो उनका FRC दिखाना पड़ेगा बहन भाइयों का। तो रिलेशन एक तो शो करना जरूरी है, एक तो मतलब जो कंफर्म रिलेशन है वो शो करना चाहिए, वरना ये कि अगर लोग इस तरह से किसी और से कोई स्ट्रेंजर से ले लेते हैं या जानने वालों से, दूर के जानने वालों से ले लेते हैं, तो उनसे आप रिलेशनशिप नहीं शो कर सकते। सेकंड, जो भी स्पॉन्सर कर रहा है आपको, उसका सोर्स ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, अगर वो जॉब करते हैं तो उनके तमाम पे स्लिप, एक्सपीरियंस लेटर, ऑल दो जो भी स्पॉन्सर होता है ना, वो नॉर्मली तौर पे कोई जॉब करने वाला नहीं हो सकता। सही। क्योंकि वो भी अंदाजा लगाते हैं जब असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो ये जेन्युइन स्टूडेंट के अंदर एक और पॉइंट यही है कि वो ये चेक करते हैं कि अगर एक जॉब करने वाला जो 2 लाख रुपए अर्न खुद कर रहा है और अगर उसका एक्सपेंस 1.5 लाख रुपए आता है, तो 50,000 रुपए अगर उसके पास सेविंग हो रही थी, तो उसका स्टेटमेंट 7 मिलियन का कैसे हो सकता है? तो वो थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगा मैटर। तो ज्यादातर जो फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स किसी भी स्टूडेंट वीजा के होते हैं, वो ज्यादातर बिजनेस ही कर रहे होते हैं। उनका तमाम बिजनेस रिकॉर्ड्स, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स, उनका अकाउंट मेंटेनेंस और फिर उनका सबसे इंपॉर्टेंट उनका इनकम टैक्स रिटर्न और कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स उनके रिक्वायर्ड होते हैं जब वो फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप बनती है उसकी। सही। अच्छा, ये बताएं शाहज़ेब भाई कि आप क्या प्रेफर करते हैं लोगों को जब आपके पास स्टूडेंट आते हैं कि भाई हमें वीज़ा चाहिए और हम जाना चाहते हैं, तो आप उनको जॉब वीज़ा अप्लाई करते हैं कि स्टूडेंट जो है यहाँ से ऐसा वीज़ा लें जिसमें वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लें और साथ साथ उनको वहाँ पर जॉब भी मिल जाए, रिहाइश का भी इशू नहीं हो? आपकी प्रेफरेंस क्या होती है लोगों को ये सजेशन देने में कि भाई ठीक है आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो ये राइट वे है, ये तरीक़ेकार है जिससे आपको वहाँ कम परेशानी होगी? अच्छा, जो जो प्रोसीजर है ना, जैसे पूरा ऑस्ट्रेलिया है, 8 स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया की, हमारी जो प्रेफरेंस स्टूडेंट को गाइड करने की होती है ना, वो डिपेंड कर रही होती है कि उसकी इमिग्रेशन पॉलिसी क्या है, क्योंकि हर स्टेट की इमिग्रेशन पॉलिसी डिफरेंट है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा आज स्टूडेंट जा रहा है, क्योंकि हर स्टूडेंट का पर्पस यही होता है कि फ्यूचर में वहाँ पर इमिग्रेशन भी लेगा। तो हम क्योंकि 3 पाथवे जाते हैं उसी वजह से, दैट्स राइट। स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट करेगा तो PSW पे आ जाएगा, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे। उसको लीगली तौर पे 1 से 3 साल के दरमियान का उसको वहाँ पर वर्क परमिट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सही। फिर जब वर्क परमिट कन्वर्ट होता है तो फिर वो उसको इमिग्रेशन मिल जाती है। तो हम ये देख रहे होते हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया जैसे है या विक्टोरिया है, जैसे मेलबर्न आता है, न्यू साउथ वेल्स है, इनमें से कौन से ऐसे स्टेट्स हैं या प्रोविंसेस ऐसे हैं जिनकी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम स्टूडेंट को अपने उस लिहाज से गाइड कर रहे होते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में, इस रीजन में, इस स्टेट के अंदर आप जाएंगे, फ्यूचर में आपको इमिग्रेशन के अंदर ज़्यादा आसानी होगी। या ये कोर्सेज हैं जो फ्यूचर में हाई डिमांड कैटेगरीज होने वाली हैं ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें उसको डिमांड ज़्यादा होंगी। और अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं या AI में, साइबर सिक्योरिटी में आप बैचलर मास्टर्स कर लेते हैं, तो बड़ी डिमांड्स इसकी फ्यूचर में होंगी, इसमें ईजिली आपको इमिग्रेशन मिल जाएगी। तो हम बेसिकली ये गाइड कर रहे हैं। तो और इसमें सबसे एक और इम्पॉर्टेंट जो बच्चों को चैलेंज आता है ना, वो लैंग्वेज का आता है। और यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली स्कूल से जब वो पास आउट होते हैं तो उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में IELTS है, PT है, डोलिंगो है, मुख्तलिफ एग्जाम्स एक्सेप्टेबल हैं। और अब एक और नया एग्जाम 7 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट कर दिया एक्सेप्ट करना, उसका नाम है लैंग्वेज सर्ट। लैंग्वेज सर्ट एक UK का एग्जाम है जो 7 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है, और वो बाय स्ट्रक्चर ईजी एग्जाम है एज कम्पेयर टू IELTS। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज सर्ट को भी अटेम्प्ट करते हैं, और उसका स्ट्रक्चर इजी है, उसमें इजी स्कोर आ सकता है। बेनिफिशियल है बाकी जो प्रोग्राम्स हैं इनके उससे बेनिफिशियल है? हाँ, पहले क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 6 एग्जाम्स एक्सेप्टेबल है, IELTS, एकेडमिक, जर्नल, टॉफल, PT, CAE और इसके अलावा OET, ये 6 एग्जाम्स एक्सेप्टेबल थे। लेकिन अब जो उन्होंने 2-3 एग्जाम्स और कर दिए सेल्फ-एप के नाम से 7 अगस्त से, और जो लैंग्वेज सर्ट। तो अभी जो मैंने पिछले 10-12 दिनों में कंपेयर किया है, तो मुझे ऐसा लगा है कि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा ईजी है। जो लैंग्वेज सर्ट है वो अब इमिग्रेशन में भी एक्सेप्टेबल है, और स्टूडेंट वीजा में भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज जो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। लैंग्वेज सर्ट जो है वो कंपैरेटिवली बाकी प्रोग्राम से ज़्यादा इजी है। इजी भी है और स्ट्रक्चर वाइज। क्या ड्यूरेशन है इसकी कंप्लीशन का? कंप्लीशन का ड्यूरेशन ये है कि 4 घंटे का एग्जाम होता है। अच्छा। और इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप स्पीकिंग जो है वो किसी भी डे में रख सकते हैं अपनी मर्जी से। कितना लेंदी है, क्या है उसके? इसमें प्रिपरेशन होती है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर सारा जो टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल है सब अवेलेबल है। स्टूडेंट जाते हैं वहाँ से मटेरियल डाउनलोड करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, अपने टेस्ट की डेट बुक कर लेते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ सेंटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची में भी 2-3 सेंटर्स हैं, वहाँ अपनी टेस्ट की डेट बुक करते हैं, जाके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन उनका होता है।
एंड देन उसके बाद उसका रिजल्ट आ जाता है, 5 वर्किंग डेज में उसका रिजल्ट आ जाता है। ये यूके के लिए, लेकिन नहीं, यूके की बॉडी है, हाँ, लेकिन जिसका ये एग्जाम है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने 7 अगस्त से इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, अप्रूव कर दिया। और ये यूके के लिए भी यूके के लिए तो था, ये एक लॉन्ग रेंज में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट कर रही थी अक्रॉस द वर्ल्ड, और भी बहुत सारे कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है, लेकिन अब बाकायदा ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन में भी इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। चलें जी, ठीक है, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे शो में। या वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बसीम भाई से पूछेंगे, बसीम भाई ने जाना है ऑस्ट्रेलिया, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से आसानी से जाया जा सकता है, कैसे वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है, पूरी डिटेल शाज़िब भाई ने आप लोगों को बताई, एंड आई होप कि आपको ज़रूर ये सारा प्रोसेस जो है वो समझ में आया होगा। वसीम भाई, आपने जाना है ऑस्ट्रेलिया? नहीं, जिस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन बताई गई और जिस तरीके का प्रोसेस बताया गया है, उससे तो मैंने मेरा जाना आपने हिम्मत ही हार गई, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है कि ये डॉक्यूमेंट्स लाओ तो वहाँ से लाओ, क्योंकि एक तो टाइम नहीं होगा आपके पास, जाहिर सी बात है। हमारे मुल्क में भी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का हुसूल इतना मुश्किल है, तो जब दूसरे मुल्क के लिए हम ये करेंगे तो फिर वो कितना एक्टिव होगा। तो भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, मैं कराची में ही सही हूँ और खुश हूँ मैं। बसीम भाई ने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, बसीम भाई कराची में ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन है ना, तो वो उससे होता है कि भाई इतनी डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच के वो कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कौन जाएगा अभी इस ऑफिस में जाएं, उधर चक्कर लगाएं, ये सारा कुछ करें। क्योंकि हम लोग तो उस तरह के लोग हैं ना कि अगर यूनिवर्सिटी में फोटोकॉपी करानी हो तो एक शॉप से, मतलब अब वो जिस एडमिन से आपने पेपर लिया उस एडमिन से फोटोकॉपी कराने तक 2 दिन तक लोग ये सोचते हैं अच्छा कल जब वापस आ रहे होंगे कॉलेज तो फिर आते हुए फोटोकॉपी करा लेंगे। तो भाई जहाँ पर इतना लेंदी प्रोसेस हो तो वहाँ पर जो लोग अप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल इसको साबित कदमी से अप्लाई करें, कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करें, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएँ। और ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं होता। मुश्किल बस बैंक स्टेटमेंट होती है कि वो लोगों के लिए ज़ाहिर है जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वो कुछ अर्निंग्स के लिए जा रहे हैं, फ्यूचर की बेहतरी के लिए जा रहे हैं। अगर उनके पास बैंक स्टेटमेंट होगा तो फिर डेफिनेटली वो विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो ये है। ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा के बारे में तो आपने बताया, ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा आसानी से मिल जाता है कि अगर कोई शख्स कहता है जी मैं घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट अ टूरिस्ट कंट्री, राइट? ठीक है, नॉर्मली टूरिस्ट कंट्री नहीं है, ऑल्दो उसके जो वीज़ा स्ट्रीम्स हैं उसमें एज अ टूरिस्ट वीज़ा इंक्लूड है कि आप बिजनेस स्ट्रीम पे जा रहे हैं, बिजनेस विजिटर वीज़ा पे जा रहे हैं, टूरिस्ट पे जा रहे हैं, ब्लॉगिंग के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली। तो उसमें एक तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या तो आप इन्विटेशन आपकी फैमिली वहाँ से इन्वाइट आपको कर रही हो, सही, या कोई इदारा कर रहा हो ओके, तो विजिटर वीज़ा आपका लग सकता है। यानी कि अगर आप अपने जैसे कहा कि मैं व्लॉगिंग के लिए जा रही हूँ, तो किसी प्रोग्राम को आप कवरेज देने के लिए जा रही हैं, या कोई ऐसे इवेंट को करने के लिए जा रही हैं, किसी बिजनेस मीटिंग में जा रही हैं, तो फिर उसके लिए वहाँ से इनविटेशन रिक्वायर्ड होगा, जो सबसे मुश्किल तरीन काम है। सही। नहीं तो फिर आपकी फैमिली मेंबर्स वहाँ पे मौजूद हो। अच्छा, हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्सटेंड रिलेटिव्स हैं ना, उनका इन्विटेशन हम मंगवा लेंगे। हमारे यहाँ जो हर्डल्स आते हैं लोगों के अंदर वो ये आता है कि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर वहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या हम अपने कज़न से अगर स्पॉन्सरशिप मंगवा लें या वो अगर हमें स्पॉन्सर कर दे तो क्या हमारा हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ उन लोगों को विजिटर वीज़ा दिया जाता है फैमिली स्ट्रीम में जिनके अपने बहन भाई वहाँ पे मौजूद हों या उनके पेरेंट्स मौजूद हों, सिर्फ उस बेसिस पे दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं नॉर्मल विजिटर वीज़ा की, तो उस पर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा अलाउड हो, जैसे आपने कोई यूरोपियन अच्छे कंट्री विजिट किए हुए हैं, या जो टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं, दुबई हो गया, उसमें मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या मालदीव्स है, इस तरह की कंट्रीज़ की अगर आपके ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, और तीसरे नंबर पे आपके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनको लगेगा कि आप वाकई टूरिस्ट हैं, आपने मुख्तलिफ कंट्रीज़ टूर किए हुए हैं, तो अब आप आएँ ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करें। जैसे अभी दिसंबर आ रहा है, बड़े लोग जाते हैं वहाँ पे न्यू ईयर के लिए, क्योंकि सिडनी में एक बड़ा शो होता है, एक बड़ा फायरवर्क होता है, जिसके लिए अक्सर लोग पूरी दुनिया से जाते हैं सिडनी। तो मतलब विजिटर वीज़ा लिया जा सकता है। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंटेशन के वाले से बात हो रही है, देखें केस ऑफिसर वो स्टूडेंट वीज़ा हो, विजिटर हो या कोई भी वीज़ा हो ना, पहले लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन ही रिक्वायर्ड होते थे, लेकिन हर आने वाले टाइम में डॉक्यूमेंटेशन की स्क्रूटनी इसलिए स्ट्रॉन्ग होती जा रही है या रिक्वायरमेंट्स इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड लोग बहुत ज़्यादा धोखे करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इमिग्रेशन में पहले एक्सपीरियंस आपका जो क्लेम हो जाता था
वो सिर्फ आपने एक्सपीरियंस लेटर दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन जी, जी। का और आपने पे स्लिप दे दी और उससे उन्होंने एग्री कर लिया कि आपने वाकई इधर काम किया होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों से लोगों ने एक्सपीरियंस लेटर्स लिए, स्कैम करना शुरू किया, हाँ। फेक बनवाने शुरू कर दिए और फिर जब उनकी वहाँ पर वेरिफिकेशन हुई पता चला वो तो वहाँ काम ही नहीं करते थे। तो अब उनको वो कहते हैं कि आप एवरी मंथ की स्टेटमेंट दिखाएं जिसमें आपका एवरी मंथ सैलरी आ रही हो, उस अकाउंट से आ रही हो, फिर आपका ईओबीआई की डिडक्शन हो रही हो, आपका प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हो रहा हो, आपने प्रॉपर टैक्स फाइलिंग की हुई हो। तो अब उनको थर्ड पार्टी एविडेंसेस रिक्वायर्ड है, यानी कि अब वो एम्प्लॉयर पे बिलीव नहीं करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में और इसके अलावा आपके किसी भी डॉक्यूमेंट पे वो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते। तो जब स्क्रूटनी बढ़ गई, ये बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की वजह से ही हुआ है और स्पेशली जो एशियन कंट्रीज हैं उसमें इस तरह के स्कैम्स बहुत ज़्यादा थे। तो जहाँ पहले लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन या लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स होती थी, अब वो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तो विजिटर वीज़ा में भी ऐसे ही है कि आपके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो तकरीबन एक महीने हमारे डॉक्टर्स हैं, यहाँ जो इंजीनियर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो मतलब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या मेडिसिन पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए वीज़ा के चांसेस कितने होते हैं? ये क्वेश्चन मुझसे जो है वो कल किसी ने लिंक्डइन पे किया था, तो मैंने सोचा कि शाज़ेब भाई आएंगे तो ज़रूर पूछूंगी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इनके लिए पूरा एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड इमिग्रेशन में 3 जो सब क्लासेस है, सब क्लास 1889 के नाम से 190 और 491 इमिग्रेशन। अच्छा। तो इसमें बहुत ईजी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अगर 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो गई है और आपके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मौजूद है, यानी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कोई, दैट्स राइट, तो वो आप इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल है। फिर उसमें आइल्स का स्कोर है या पीटी या लैंग्वेज सर्ट, इस तरह के एग्जाम्स में अगर आप अपेयर होते हैं तो इसमें फिर पॉइंट सिस्टम है। आपने अपने पॉइंट 65 पूरे कर रहे हैं जिसमें एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आपका आइल्स का स्कोर। और ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरेस्टिंग, अच्छा, आइल्स करना ज़रूरी है? आइल्स इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ऑस्ट्रेलिया में प्रेफरेंस उनको दी जाती है जो अनमैरिड हो। जी, क्योंकि उसके 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। सही। और वो अगर आपके पॉइंट 65 पूरे आ जाते हैं एंड देन उसके बाद आप इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। फिर इन्विटेशंस, लेकिन अब पिछले लास्ट 2 ईयर्स से ऑस्ट्रेलिया 65 पॉइंट्स में नहीं दे रहा इन्विटेशन, क्योंकि वो उसने लगा दिया कि ये तो मिनिमम क्राइटेरिया आपने मीट कर लिया 65 का। अक्रॉस द वर्ल्ड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो अब ये कट ऑफ पॉइंट उन्होंने 90 पे ले गए, 85 पॉइंट्स पे ले गए मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए। तो जिनके आप बात करी थी, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, ट्रेड वर्कर्स हैं जिसमें शेफ्स भी हैं, जिसमें कुक्स भी हैं, हमारे कारपेंटर हैं, स्किल्ड जितने भी ये जो ट्रेड वर्कर्स हैं, तकरीबन इस तरह की ऑस्ट्रेलिया ने 500% प्लस की जो कैटेगरी लिस्ट उन्होंने दी हुई है। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो अपना, आपके पास 16 ईयर एजुकेशन रेलिवेंट हो, 1 ईयर एक्सपीरियंस आप शो कर सकते हैं, और आपके पास आइल्स का स्कोर मौजूद है, तो आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं, परमानेंट इमिग्रेशन होती है, तमाम राइट्स बेनिफिट्स आपको वहाँ जाकर ऑस्ट्रेलिया में मिल जाते हैं, और देन फिर सिटीजनशिप का प्रोसेस होता है। तो इमिग्रेशन पे हमारे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, और इंजीनियर्स के हवाले से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में पाकिस्तानी इंजीनियर को वर्किंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यानी कि स्किल्ड इमिग्रेशन, क्योंकि स्किल्ड का मैंने हमेशा मतलब ये बताया, आपके पास एजुकेशन भी हो, एक्सपीरियंस भी हो। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि 2017 में पाकिस्तान, हमारी जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, उसका हमारे जो वाशिंगटन अकॉर्ड है उसके साथ एक MOU साइन हुआ था 2017 में। अब जो मतलब फॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तानी इंजीनियर इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है डायरेक्टली। अच्छा। तो उसको वर्किंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत अब नहीं है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए। सही। तो जितने भी इंजीनियर्स हैं वो डायरेक्टली इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं विदाउट वर्किंग एक्सपीरियंस। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम भाई। हमारे और बात हो रही है कि जी आप किस तरीके से जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और अभी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि इंजीनियर्स के लिए क्या है, डॉक्टर्स के लिए क्या है, दीगर जो स्किल्ड पीपल हैं उनके लिए क्या वीज़ा पॉलिसी है, तो इस हवाले से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी ब्रेक आया हेडलाइंस का, तो हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, फिर मज़ीद बातें पूछेंगे शाज़ेब भाई से कि भाई और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारे लोग आसानी से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है और हॉलिडे वीज़ा जो है इसकी क्या पॉलिसी है और ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है। जी शाज़ेब भाई। अच्छा, हॉलिडे जो वीज़ा है ना, बेसिकली ये कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के लिए है, यानी कि अगर वहाँ के सिटीजन्स हैं। और हॉलिडे वीज़ा बेसिकली ये वर्क वीज़ा है कि अगर आपको 12 महीने का वहाँ का वीज़ा मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया का, तो आप काम भी कर सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली जो भी विजिटर वीज़ा होते हैं या अगर आप स्टूडेंट वीज़ा की बात करते हो तो लिमिटेड टाइम के लिए, और कहीं ना कहीं कंडीशंस होती हैं वर्क अलाउड की कि आप 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते,
या विजिटर वीज़ा पे तो आप काम ही नहीं कर सकते, लीगली इवन जॉब भी नहीं सर्च कर सकते। लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है जिसमें ये जो वर्क हॉलिडे वीज़ा है, इसमें आप अगर हॉलिडे वीज़ा आपका लग जाता है और अगर आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं तो आपके पास ये 12 महीने का टाइम अलाउड है और आप वहाँ जाकर काम भी कर सकते हैं। सही। अच्छा, उसकी अब 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। 2 रिक्वायरमेंट ये है कि आपको काम जो करना है वो लिमिटेड कैटेगरीज के अंदर ही करना है। जैसे माइनिंग के अंदर आप काम कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन के अंदर वहाँ पे काम कर सकते हैं, लीगली अलाउड है, फुल टाइम आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर आप काम कर सकते हैं। तो कुछ कैटेगरीज हैं 8 से 10 जिसमें आपको काम अलाउ होता है कि आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा कंट्रीज उसके अंदर लिमिटेड है, तकरीबन 8 से 10 कंट्रीज के सिटीजन्स अगर होते हैं तो ये वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मतलब कनाडा है और जिसमें यूके है। अगर इसके सिटीजन्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, यूएसए नहीं है उसके अंदर। और अगर यूरोपियन कंट्री के कोई भी सिटीजन है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 12-15 कंट्रीज में अलाउड है। अगर वहाँ का अपने पासपोर्ट होल्डर है तो हॉलीडे वीज़ा बड़ा इजीली अप्लाई हो जाता है। बहुत लेस प्रोसेसिंग टाइम है इसका, तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर वीज़ा मिल जाता है ये। और बड़ी जो लेस इसकी प्रोसेसिंग फीस है, 6 से $700 के दरमियान आपको वीज़ा मिल गया, आप जाएँ वहाँ पे काम करें। हॉलीडे वीज़ा कितने दिन का मिल रहा होता है? अच्छा, ये इसकी एक्सटेंशन है बेसिकली। अच्छा। मतलब 3 दफ़ा ये एक्सटेंड हो सकता है। इनिशियल लेवल पे जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 10 से 12 महीने के दरमियान का आपको वीज़ा मिलता है, अप टू 12 मंथ्स का है। डिपेंड करता है एम्बेसी पे, वो आपको 6 महीने का अलाउ करते हैं, आपको 8 मंथ्स का अलाउ कर रहे हैं, आपको 12 मंथ्स का अलाउ कर रहे हैं। और ये एक्सटेंडेबल है, यानी कि आपने उनको करके दिखा दिया कि 12 महीने आपने लीगली काम किए हैं वहाँ पर, आपके पास टैक्स के रिकॉर्ड मौजूद हैं, आपने कोई इलीगल एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म नहीं की है, आपने मेडिकल हेल्थ सबको आपने मेंटेन करके रखा है, तो ये एक्सटेंड हो जाता है वीज़ा। फिर दोबारा आपको 3 महीने 6 महीने का वीज़ा मिल जाता है। तो ये एक्सटेंडेबल 3 इयर्स का है। तो कोई भी सिटीजन जो इन कंट्रीज़ के हैं जिसकी मैंने आपको बात की है, तो ये इजीली तौर पे जो है वीज़ा ले सकते हैं, जो वर्क हॉलिडे वीज़ा कहलाता है। अपना घूम फिर भी सकते हैं। पाकिस्तान से किसी को जाना है हॉलिडे वीज़ा पे, वो किस तरह से अप्लाई करे, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये बताएं। अच्छा, जो पाकिस्तानी हमारे हैं ना, वो इनडायरेक्ट रूट से जा सकते हैं। इनडायरेक्ट रूट क्या मतलब है कि अगर कोई पाकिस्तानी कोई ऐसा पर्सन है जो यूके सिटीजन है या कैनेडियन सिटीजन है, तो वो ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। अच्छा। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही अलाउ नहीं है डायरेक्टली, हॉलिडे वीज़ा अलाउ नहीं है। कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपके कैनेडियन पासपोर्ट है, यूके का पासपोर्ट है, कोई आपके यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट है, तो पाकिस्तानी ही भी जा सकते हैं इसमें। और बड़ी इजी रिक्वायरमेंट्स है इसमें, कोई बहुत ज़्यादा जो मेजर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। कि आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है। ये बेसिकली आपको एक राइट मिल रहा है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाके जो वहाँ के नॉर्म्स वैल्यूज हैं, ये बेसिकली एक ऑस्ट्रेलिया का एक्सचेंज प्रोग्राम है। ऑस्ट्रेलिया के जिन कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स, जिनके साथ एग्रीमेंट्स उनके साइन हुए हुए हैं कि आप हमारा कल्चर अडॉप्ट करें, हम आपका कल्चर अडॉप्ट करें, या उसको एनालाइज करें कल्चर को, आपके स्ट्रॉन्ग टाइज आपके बने, रिलेशनशिप बिल्डअप हो बिटवीन द 2 कंट्रीज, तो ये बेसिकली हॉलिडे वीज़ा उन लोगों के लिए। हॉलिडे वीज़ा उन लोगों के लिए है। ये वीज़ा जो है वो पाकिस्तानी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हॉलिडे वीज़ा जो है कैनेडियन नेशनल है या यूके नेशनल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानियों को करना है तो फिर वो डेफिनेटली उनको यूके सिटीज़न होना ज़रूरी है या फिर कैनेडियन सिटीज़न होना जो है वो उनके पास होनी चाहिए सिटीज़नशिप। अच्छा, अभी थोड़ी सी बात करते हैं हमारे यहाँ के जो स्किल्ड लोग हैं, जी जी, जिसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या एजुकेटेड जितना भी तबका है, PhDs हैं, सारे हैं। इनमें से बताएं कि कौन सी फील्ड ऐसी है जिसके लिए वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में या इसके अलावा किसी और कंट्री में भी मौजूद है कि हमारे यहाँ के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जो हैं वो इजीली जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इजी जो स्टूडेंट लेवल से ही अगर वो चाहते हैं कि वो कोई और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें या सर्च करें या पहले से ही वो अपने लिए कुछ ढूंढ के रखें, तो वो सबसे बेहतरीन जो है वो हमारे इंजीनियर्स हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे आज स्टडी उन्होंने कंप्लीट किया, आज ही वो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो गए, और वर्किंग एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इट मीन्स हमारे जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इंजीनियर्स का एक बड़ा पोर्टफोलियो पूरे पाकिस्तान में, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को जो निकालती हैं, तो हमारे पास ये जितने भी इंजीनियर्स हैं उन लोगों के लिए बड़ी आसानी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अच्छा। उसकी वजह यही है कि उनको स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए कोई वर्किंग एक्सपीरियंस तो लेना ही नहीं है। उनके पास एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उनको 65 पॉइंट्स अपने पूरे करने हैं, बड़ा इजीली हो जाते हैं। 30 आपकी एज के पॉइंट्स हो जाते हैं, 15 आपको डिग्री के मिल जाते हैं पॉइंट्स, आप सिंगल होते हैं, ज़ाहिर है आपकी 23 से 25 के दरमियान आपकी एज उस टाइम पे होती है, आपको 10 पॉइंट्स वो मिल जाते हैं। और फिर अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी है तो आपको कुछ पॉइंट्स वो मिल गए। तो नॉर्मली जो कट ऑफ पॉइंट जो आजकल चल रहे हैं 75, 80, 85 के दरमियान इन्विटेशंस आ रहे हैं, तो इंजीनियर्स को इजीली इन्विटेशंस इसमें मिल जाते हैं। अच्छा। और हमारे इंजीनियर्स जो इस एज ग्रुप के हैं, जो विदाउट वर्किंग एक्सपीरियंस भी इवन है और अभी रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए बड़ी इजी है कि ये स्किल इमिग्रेशन प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की एक और बड़ी खास बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है।
एज कम्पेयर टू कैनेडियन इमिग्रेशन, कनाडा में आपको मेन एप्लीकेंट को $15,000 अपने स्टेटमेंट पे दिखाने हैं सही। और कब तक शो करने हैं, जब तक आप अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेंगे। सही। जबकि ऑस्ट्रेलिया में बैंक स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक सबसे अच्छी चीज यही है, और आपको डायरेक्ट परमानेंट इमिग्रेशन मिल रही है। आप अपना जब वहाँ जाते हैं तो आप ओपनली किसी भी सिटी के अंदर कहीं पर भी आप अपना काम करें, फिर आप अपनी बाद में फैमिली जा रहे हैं, कल को आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हैं, तो आप अपनी फैमिली को भी इनवाइट कर सकते हैं। सही। तो सबसे अच्छी चीज़ इंजीनियर्स के लिए। भाई इसमें जैसे अपने इंजीनियर्स के हवाले से बहुत प्लस पॉइंट बताएं, तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ काउंट होती हैं कि किसने कौन सी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की हुई है, ये ज़रा बताइएगा। ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया है। जैसे HEC ने पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की हुई है, ऑस्ट्रेलिया ने भी जो रैंकिंग की हुई है, ये कहलाता है कंट्री एजुकेशन प्रोफाइल। अच्छा। और बीइंग अ कंसल्टेंट हम एवरी ईयर $800 की एक फाइल बाय करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा। जिसमें हमारे पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग ऑस्ट्रेलिया ने अपने लिहाज से की हुई है। अच्छा। लेकिन अगेन इंजीनियर्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि इंजीनियरिंग अगर पाकिस्तान में किसी थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी से भी आपने किया हुआ है, जब भी वो डायरेक्टली एलिजिबल है, वो उसकी जो डिग्री की इक्विवेलेंसी है वो डायरेक्ट बैचलर्स है। लेकिन अगर आपने BBA किया हुआ है, आपने कोई और किसी तरह की कोई आपने BS केमिस्ट्री किया हुआ है, तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान में कि जिसकी डिग्री की इक्विवेलेंसी ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ हम तो लेकिन इंजीनियरिंग अगर पाकिस्तान में कहीं से भी की हुई है, क्योंकि हमारा जो MOU है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि 2017 में वॉशिंगटन अकॉर्ड से जो MOU साइन हुआ था, तो पाकिस्तानी इंजीनियर अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनली रिकग्नाइज है डायरेक्टली। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर वो बैचलर्स करेंगे, उनकी डायरेक्टली डिग्री, वो पाकिस्तान की थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी हो इंजीनियरिंग की, या वो फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी हो, कहीं से भी उसने किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो उन कैटेगरीज के अंदर आ रहा है कि किसी ने अगर BBA एक थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी से किया हुआ है 16 इयर्स और फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो उसकी जो फर्स्ट क्लास वाली जो डिग्री है ना, वो 16 ईयर काउंट होगी, बैचलर्स काउंट होगी। लेकिन अगर उसने थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो बैचलर्स काउंट नहीं होगी, उसकी 15 ईयर एजुकेशन एसोसिएट डिग्री की इक्विवेलेंसी आएगी। तो ये समझना इंतहाई जरूरी होगा कि जो आपने यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की बात की, ऑस्ट्रेलिया बड़ा क्रूशली इसको देखता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो हर्डल आती है स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की भी आती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे होते हैं ना कि भाई अगर हमने अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की हुई है, या हमने अच्छी, अब आपने कहा इंजीनियर्स के लिए तो सब चीज़ें इक्विवेलेंट है, वो तो यहाँ की तमाम इंजीनियर्स को काउंट कर लेते हैं, बट इसके अलावा जिन्होंने BBA किया हुआ है या फिर जो दूसरी फील्ड में कुछ ना कुछ स्टडी करें, उनकी यूनिवर्सिटी काउंट करती है। और जितने भी पाकिस्तानी लोकल स्टूडेंट्स, जो पाकिस्तान के नेशनल्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स जब वो अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमने हमेशा से एक काउंसलिंग में ये बात बताई है, और मैं फिर बता रहा हूँ आपके तवज्जुह से, कि जब भी अपनी यूनिवर्सिटी को कुछ चूज़ करें ना, तो बड़ा देखभाल के चूज़ करें, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है, और फ्यूचर में आपको सारी लाइफ आपके पास वो डिग्री आपके पास रहनी है। किस कंट्री में उसकी क्या डिग्री की इक्विवेलेंसी होनी है। हमारे यहाँ कराची में कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रैंकिंग इंटरनेशनली वीज़ा अप्लाई करने के लिए अच्छी है, और न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि बाकी कंट्रीज में भी? चले, अब मैं नाम भी ले देता हूँ कि अगर हम सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो नस्ट जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड भी और विद इन द पाकिस्तान भी टॉप लेवल पे, GIK हो गई, नस्ट हो गई, ये इंजीनियरिंग की सबसे टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज है। और अगर हम कराची की में बात करते हैं, तो कराची में NAD यूनिवर्सिटी है। और अगर हम पंजाब में बात करते हैं तो UIT है, UIT जो है लाहौर भी है, टेक्सला भी है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ है। तो इनमें अगर वो डिग्री लेते हैं तो अच्छा हो जाता है। लेकिन कराची में अब अगेन मैं जो थर्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जहाँ फीसिस ज़रा कम है और हमें कम से कम दिन यूनिवर्सिटीज़ जाना पड़े, क्योंकि जो छोटी थर्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ होंगी ना, वो आपको मुख्तलिफ ऑफर्स दे रहे होते हैं। जैसे एक अच्छी लीडिंग यूनिवर्सिटी आपको वही कोर्स 1 लाख रुपए सेमेस्टर में करवा रही है, तो आपको हो सकता है 30,000 में वो आपको डिग्री मिल रही है उस यूनिवर्सिटी से जो थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। और आपको 5 दिन के बजाय पंजाब में आपने बताया कि नस्ट नहीं, मैंने अक्रॉस पाकिस्तान बताया है कि नस्ट की और GIK की रैंकिंग स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। एक प्यास इंस्टीट्यूट है, वो भी जो इस्लामाबाद में है, उसकी रैंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम सिर्फ अगर सेक्टर्स की बात करें, तो पंजाब में UIT पंजाब में भी है, जो पेशावर में भी है। और अगर हम सिंध की ओवरऑल बात करते हैं, तो NAD यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई NAD यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है तो अच्छा उसको बेनिफिट होगा यूनिवर्सिटी में डिग्री का। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाज़ेब भाई हमारे शो पर आए, और आज हमने सिर्फ वीज़ा पॉलिसी नहीं बल्कि हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं
जिनकी रैंकिंग स्ट्रॉन्ग है टू गेट वीज़ा। और इसके बाद जब शाहज़ेब भाई नेक्स्ट टाइम आएंगे ना हमारे शो पे, तो फिर हम हर फील्ड की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से पूछेंगे कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको कितनी आसानी से वीज़ा मिल सकता है। तो शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज़ है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। और कुछ बात कर लेते हैं हम मेहंदी डिज़ाइंस के हवाले से। जी हाँ, अब जो मेहंदी के डिज़ाइन है ना वो इतने ज़्यादा आ गए हैं कि समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन से वाला डिज़ाइन जो है किस इवेंट पर लगा के जाना है। आपने देखा होगा कि लोग ईद पर भी एक जैसी मेहंदी लगवा लेते हैं, फिर शादियों में भी एक जैसी मेहंदी लगी होती है। अगर किसी की बहन की शादी है तो उनकी कज़न्स ने भी ऐसी मेहंदी लगाई होती है जैसे ब्राइड ने लगाई होती है। तो कौन से मौके पर कौन सी मेहंदी लगानी चाहिए, कैसे डिज़ाइन लगाने चाहिए और कैसे डिज़ाइन इन है मेहंदी के, इस पर बात करने के लिए हमें जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं अफशीन, उन्होंने ज्वाइन किया और ये बहुत ज़बरदस्त मेहंदी लगाती हैं। अफशीन, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं अफशीन, किस तरह के डिज़ाइन है आजकल मेहंदी में? सब तरह के चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल मॉडर्न है लड़कियां, तो वो मिनिमाइज ज़्यादा पसंद कर रही हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जब हम लगाने जाते हैं और ज़ाहिर है उनकी अम्माओं ने पेमेंट करनी होती है। हाँ। तो उनका मिनिमाइज डिज़ाइन क्या? मिनिमाइज डिज़ाइन मतलब ये कि बारीक बारीक से छोटे से बंच जो लगे डिज़ाइन हाँ। जो कहलाते हैं छोटे छोटे से, तो वो उनको वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो चाहती है कि अगर हमारी बात पकी है तब भी हम ऐसे लगा लें। मेरे पास एक ब्राइड थी, लेकिन उनकी मदर का फोर्स था कि वो हमने जब पेमेंट की है तो हाथ भरे भरे होने चाहिए। हाँ, ये भी एक इशू होता है कि अगर आपने जो है वो पेमेंट ज़्यादा की है तो वो कहते हैं जी अगर हमने पेमेंट लेट सपोज 2000 की है तो उनका मकसद ये होगा कि भाई हाथ पे हर जगह मेहंदी लगा दें, हाथ ना नजर आए, सिर्फ मेहंदी नजर आए। यूजुअली ये होता है कि ये बात पेमेंट की नहीं होती, ये बात टैलेंट की और क्रिएटिविटी की होती है। अगर एक छोटा सा डिज़ाइन भी बना हुआ है और वो आपके हाथ पे अच्छा लग रहा है तो मेरे ख्याल में फिर उस टाइम पर पैसों की बात नहीं आती है। लेकिन अभी अरेबिक मेहंदी इन है या फिर जो एक टिपिकल स्टाइल होता है ना कि बीच में आपने ये ऐसे करके गोल सा बना के और वो सर्कल बना के कर लिया, को खुद भी ज्यादा पसंद होती है। अच्छा, थोप के ऊपर ना यहाँ तक एल्बो तक लगा दें। हाँ, और पूरा भरा लेकिन भरा आप क्या प्रेफर करती हैं? अभी किसी ने कहा कि भाई मुझे इवेंट पे जाना है, एक नॉर्मल सा इवेंट है जहाँ पर सब आ रहे हैं रेडी होके, तो मुझे मेहंदी लगानी है, तो आप कैसी फिर उनको प्रेफर करेंगी? बस ये रिस्ट लाइन तक बहुत हो जाती है। रिस्ट लाइन तक बहुत हो जाती है। अगर वो भाभी हैं या जेठानी देवरानी नंदे हैं तो थोड़ा सा ऊपर कर लें, लेकिन फिर वो ब्राइड का फिर वो खत्म हो जाता है ना। हाँ, सब ब्राइड बन जाते हैं ना मेहंदी लगा के। असल में मेरे ख्याल से सारा इशू ही होता है। अपना ड्रेस भी नहीं पहनना चाहिए उनको अपनी शादी का, अगर किसी बहन की या देवर की शादी है, क्योंकि वो फिर ब्राइड का सारा कुछ खत्म हो जाता है। थोड़ा सा ब्राइड को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करें, थोड़ा सा ब्राइड को ब्राइड लगने दें। मतलब ब्राइड ने भी यहाँ तक एल्बो तक लगाई हुई है और बहनों ने भी सबने एल्बो तक लगाई हुई है, बल्कि ब्राइड ने जो है वो कम लगाई हुई होती है मेहंदी, बाकी लोगों ने ज़्यादा मेहंदी लगाई हुई होती है। तो अच्छा अफशीन, ये बताएं कि थोड़ा सा ना टिप भी साथ साथ में बता दें कि जो मेहंदी लगाते हैं आप लोग, तो उसका क्या गारंटी होती है कि उसका जो कलर है वो 100% आएगा और मेहंदी जो है वो अच्छी रच जाएगी बालों में ना या हाथों में? तो वो किस तरीके से? कराची की मेहंदी तो देखें जैसे मुल्क भर में मशहूर है, उसमें केमिकल ऐड होता है क्योंकि फ़ौरन चाहिए, जल्दी बहुत है सबको। तो ऑर्गेनिक वो इंडियन है, इंडियन से फिर इस्लामाबाद पिंडी टाइप के लोग वो ऑर्गेनिक पे जाते हैं। सही। लेकिन कराची में बहुत कम ट्रेंड है ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का ये कि वेट करना पड़ता है, 48 आवर्स के बाद उसका कलर आना होता है, उसको यहाँ पे रहने देना होता है। हमारे तो ब्राइड अगर आजकल तो इतनी जल्दी मची हुई है कि वो शादी वाले दिन सुबह लगवा नहीं, लेकिन मेहंदी की इस तरह से भी तो आ गई ना कि मेहंदी का कलर लाने के लिए हाथों पे बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। वो कहते हैं जी आप चीनी का पानी लगा लें या आप डिफरेंट चीज़ें लगा लें। तो वो आप क्या प्रेफर करते हैं? आपके पास ब्राइड आई, अब उसको अपने हाथों पे अच्छा कलर लाना है, यानी कि एक कलर वो होता है ना जो बिल्कुल डार्क ब्लैक सा हो जाता है तो वो भी नहीं उतना अच्छा लग रहा होता है। मतलब खिला खिला सा जो रेड कलर होता है मेहंदी का, वो कलर लेके आना है। तो वो आप लोग किस तरह से? सबको यही वाला कलर आता है क्योंकि ये केमिकल के साथ होता है, उसमें मरूनिश या ब्राउनिश टाइप का कुछ होता है। सही। तो अब ये है कि बस वो ड्राई हो गई, उसको वो हटा दें, कलर आ जाएगा। ये गारंटी है, हमारे को उनकी भी गारंटी है और हमारी जो सारी कोलीग्स हैं जो हम लगाते हैं वो सभी की गारंटी है कि कम से कम ब्राइड का दिन तो बहुत अच्छा जाएगा। सही। लेकिन ऑर्गेनिक की गारंटी नहीं होती। अच्छा। वो बहुत अच्छी चीज़ है, केमिकल फ्री होता है, हाथों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कुछ भी नहीं, लेकिन वो वेट ज़्यादा करवाता है। इंडिया में भी कितनी देर अगर आप ऑर्गेनिक मेहंदी लगा रहे हैं तो आपको मेहंदी लगाने के बाद कितनी देर वेट करना होता है हाथ धोने के लिए? इसको 12 घंटे तो अपनी स्किन पर रहने देना है। ऑर्गेनिक वो झड़े नहीं, हाँ वो झड़े नहीं, उसके लिए वो सारे टोटके आजमाए जाते हैं, जो चीनी वाला पानी
अच्छा, वो उसके लिए होता है, लेकिन सही। इसमें ऑलरेडी है ना केमिकल होता है जो हम लोग यूज करते हैं। लेकिन केमिकल वाली मेहंदी तो फिर हाथों के लिए नुकसानदेह होती होगी नहीं, ना। हम वो देखें, ये पैरों पे tested लगा होती रहे हैं, है। वो किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। हम पहले ही कह देते हैं कि ये टेस्टेड है, बट इसलिए कि आपने अगर ब्लीच करवाया है सेम डे या वैक्सिंग करवा ली है हैंड पे, तो सेम डे मत करो। 2 दिन गुजर चुके हों या 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए वैक्स के लिए, इसके बाद आप, क्योंकि पोर्स ओपन होते हैं तो वो केमिकल जाके फिर रिएक्शन करता है, नहीं तो वैसे कुछ नहीं होता। वैसे कुछ नहीं होता। अभी तक शिकायत नहीं है, मैं तकरीबन 6 साल से लगा रही हूँ, मेरी तो कभी कोई शिकायत नहीं। इस तरह से बहुत ज़्यादा कंप्लेन भी आती है अफशीन के कोई ब्राइड है और उसने जो है मेहंदी लगवाई और जब मेहंदी लगते लगते ही जो है वो इचिंग शुरू हो गई, स्किन रेड हो गई, उसके अंदर केमिकल था। तो इससे बचने के लिए अगर कोई ऑर्गेनिक मेहंदी की तरफ जाना चाहता है तो वो भी आप लोग लगाते हैं ऑर्गेनिक मेहंदी? उसको फिर क्लाइंट को खुद है ना वो हमें अरेंज करके देनी होती है, क्योंकि वो बहुत महंगी है। अच्छा। इसका तो हम चार्जेस अपने मेहंदी चार्जेस में लगा लेते हैं। ऑर्गेनिक मेहंदी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा। इसका कोन कितना बड़ा है, वो 10 to 15 ग्राम्स का इतना छोटा सा हथेली जितना कोन होता है, 500, 600, 650। अच्छा। एक ब्राइड को 5 से 6 कोन लग जाते हैं, तो अब वो तो जाहिर है वो बहुत महंगा काम है। सही। तो इसीलिए वो ज़्यादा पसंद नहीं करती, और फिर कलर की भी गारंटी नहीं है, उसकी 48 घंटे के बाद वो पकना शुरू होता है, लेकिन बड़ा बेहतरीन रहता है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता ब्राइड के हाथ रचे रहते हैं। अच्छा, वो ये चीज़ ऑर्गेनिक मेहंदी देर तक लगी रहती है। हाँ। और वो उस तरह से जिस तरह से मेहंदी उतर रही होती है वो अजीब से आप हाथ जरूर भी ट्राई कीजिएगा कभी। अच्छा चलिए जी, मैंने मेहंदी जो है ऑर्गेनिक लगवा के मैं ज़रूर ट्राई करूंगी, और मैं जो है अफशीन को ही बुला के ट्राई करूंगी। और हम क्या करेंगे, हम छोटी सी यहाँ पर जो है वो सर्किल बना के देखेंगे, लेकिन फिर मैं क्या करूंगी 48 घंटे तक, तो मैं तो नहीं ऑर्गेनिक नहीं है ना, ये मेहंदी नहीं लग सकती है ऑर्गेनिक वाली। ये ऑर्गेनिक नहीं। अच्छा चलिए जी, ये जो केमिकल वाली मेहंदी है इसका नुकसान ये है कि इसमें केमिकल है, मगर ये जल्दी से कलर लेके आ जाती है और इसको आप जल्दी से धो भी सकते हैं, और इसके ऊपर आपने वो सारी चीज़ें भी नहीं करनी, नमक चीनी का पानी एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ भी नहीं लगाना होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन अगर कोई आता है और आपसे कहता है कि मुझे ऑर्गेनिक मेहंदी लगानी है, तो आप उसको वो आपको अरेंज करके देता है, तो आप लोग लगा देते हैं? हाँ लगा देते हैं, लेकिन फिर वो 2 दिन पहले लगाए। 2 दिन पहले लगाए। ये वाली मेहंदी 1 दिन पहले लगती है, तो कलर आ जाता है सेम डे, लेकिन उसके लिए 2 दिन हम कहते हैं। आप 2 दिन पहले नहीं लगाएंगे तो वो शादी वाले दिन आपके पीले पीले हाथ लगे। सही। और जिन लोगों को रिएक्शन हो जाता है या फिर उनकी स्किन जो है वो रेड पैच बन जाते हैं या उनको एचिंग होती है, प्रॉब्लम होती है, वो उनको क्या करना चाहिए कि ब्लीच नहीं करनी चाहिए उनको अगर वो वैक्स करवा रहे हैं तो मेहंदी लगाने का सोच लिया है, तो 2 दिन पहले वैक्स करवाएं। ठीक है। आपने अगर हाथों पे मेहंदी लगवानी है तो 2 दिन पहले आप वैक्स करवाएं। 2 दिन पहले अगर आप जो भी ब्लीच करवा रहे हैं, जो भी आपने अपना हाथों की सफाई के लिए प्रोसेस करना है, वो आप 2 दिन पहले करवाएं, और उसके बाद फिर जाके आप मेहंदी लगवाएं, तो आप कम से कम जो उसका केमिकल रिएक्शन है, गलत बयानी भी ना करें मेहंदी आर्टिस्ट से कि हमने तो है ना 2 दिन पहले लगाई है और फिर ईचिंग हो रही है, तो फिर वो हमारा कसूर नहीं। हाँ, ये है कि हम पहले ही कह देते हैं कि आप सिर्फ ये कर लें, बाकी हमारी गारंटी है, नहीं कुछ होगा। सही। अच्छा, आजकल जो नॉर्मल मेहंदी के मतलब इस साइड का देख लें आप, ये जो ऊपर की तरफ मेहंदी लग रही होती है या हथेलियों पे जो मेहंदी लग रही होती है, इस साइड पर क्या चार्जेस हैं? चार्जेस बढ़ गए मेहंदी लगाने के? या ये जो मेरा उसमें है, मेरी जो बुक है, इसमें जो डिज़ाइन शो हो रहा है, इसके 500 हम चार्ज करते हैं। अच्छा, 500 पर साइड, यानी 4 साइड है, तो फिर हम पैकेज बना देते कि 1800 में आप 4 साइड लगवा लें। सही। तो थोड़ा सा 200 रुपये का डिस्काउंट उनको, लेकिन कदर नहीं है, मुझे ये बड़ा दुख है। अच्छा, कुछ बहुत अच्छे हैं, मिनिमम में लगा के वो बिल्कुल जो हमने कहा वो दे देंगे, और कुछ कहेंगे कि हमें ये 3/4 लगा दें और वो ब्राइडल होगी। अच्छा। लेकिन उनके लिए वो पार्टी होगी, तो वो उसकी नहीं, बस 300 ले लें बहुत। मगर अफशीन, कुछ मेहंदी वाली भी तो ये करती है ना कि अगर सीखे आपने रिस्ट के यहाँ तक लगानी है तो इतने पैसे, अगर थोड़ा सा भी इससे ऊपर बंच आ गया तो वो 200, 250 इस तरह से वो पैसे बढ़ा देते हैं। फिर आपने थोड़ा सा अगर यहाँ पर आप आ गए थोड़ा सा और ऊपर की तरफ, एल्बो की तरफ आ गए, तो वो चार्जेस बढ़ते जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये एक एक बंच के प्राइस जो है वो कैसे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये क्रिएटिविटी है ना। अच्छा, आप अगर टेलर के पास जाते हैं, प्लेन सूट सिलवाएं, पाइपिंग लगवाएं, तो आप लोग ये पर साइड कैलकुलेट क्यों नहीं करते कि पर साइड हम है ना रिस्ट लेंथ तक 500। अच्छा, अगर यहाँ वॉच पहनते यहाँ तक हो गया, तो वो 200 ऐड हो जाएंगे। 3/4 कोई लगा रहे तो 1000 पर है। अच्छा, क्योंकि वो फिर आ जाता है ब्राइडल में। ब्राइडल के तो हम पैकेजेस बना के देते हैं छोटे, कि अगर वो रिस्ट लाइन तक भी ब्राइस ले रही है तो उसके फीट कॉम्प्लीमेंट्री हम लगाते हैं, तो वो 6 साइड हो जाती है। तो उसके हम तो वो उसी को लगा रही होती है, उसकी बहनें, भाभियाँ या माँ, सभी आजकल तो माँ भी मॉडर्न ही है, तो वो भी लगा लेती हैं। तो वो कहती है नहीं, ये तो ब्राइडल थोड़ी है, ये तो बस मेहंदी है, भरी भरी लगी हुई है।
तो फिर बस यही फाइट होती है हमारी। और वो हम चाहते हैं कि पहले से तय हो जाए, इतना हम कहते हैं, लेकिन जब भी जाते हैं तो ब्राइड का तो चलो हो जाता है तय, वो हो गया, लेकिन ये फिर बहुत मसला होता है। सही, इसका अच्छा, छोटी बच्चियां जो होती हैं वो भी मेहंदी के लिए लगवाने के लिए आती हैं, तो उनको आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं छोटी बच्चियों को? मैंने देखा कि छोटी बच्चियों को भी ना ईद पे भी या कोई तकरीब है, मेहंदी है, कोई शादी वगैरह, उसके ऊपर भी उतने भरे भरे हाथ लगाए होते हैं। अगर उनकी माओ का इसरार होता है, वो बच्चे इतना ठहरते नहीं ना। अच्छा, बच्चों को तो जल्दी होती है, उनको शौक बड़ा होता है, बट वो लग जाए और वो भाग जाए। यानी इवन उनके माओ ने हाथ पकड़े हुए होते हैं तो वो ड्राई तो होने दे कम से कम, फिर भले धोने के लिए बस तैयार रहते हैं। मैं एग्जीबिशंस में जाती हूँ। लेकिन बच्चों के डिजाइन कैसे हैं मेहंदी के, वो लोग आप क्या प्रेफर करती हैं? वो तो चले क्लाइंट की डिमांड तो अलग है, लेकिन आप क्या सजेस्ट करती हैं कि भाई मिनिमम हो, बहुत ज्यादा ना हो बच्चों। सही, बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहंदी, बहुत बच्चों के छोटे छोटे हाथों पे ज़्यादा बहुत अच्छी भी नहीं लगती। सही, ये छोटे से फ्लावर, वो खुद भी वही कहते हैं हमें बटरफ्लाई बना दें, कोई कार्टून कैरेक्टर बना दें, या फिर फ्लावर बना दें। कोई अच्छा, अभी साथ में जो फुटेजेस चल रही हैं ये भी आप देख सकते हैं, ये अफशीन के अपने खुद के लगाए हुए डिजाइन्स हैं और ये बड़ी प्यारी मेहंदी जो है वो लगाई हुई है। अफशीन ये वाली जो मेहंदी, अभी ये जो पाम वाली मेहंदी आई थी, ये मेहंदी जो है ये क्या कहलाती है? ये बात पक्की की उन्होंने लगवाई थी मंगनी के लिए। अच्छा, हाँ, और ये जो ज्यादा लगी हुई है वो ब्राइडल की है, उन्होंने शादी के लिए लगवाई थी। शादी के लिए लगवाई थी। अच्छा, जो मंगनी वाली मेहंदी होती है वो इस तरफ से आप लोग जो पाम की साइड से लगाते हैं, वो जो गोल सर्किल होता है वो वाली लगा रहे हैं? वो उसकी मर्जी है ब्राइड की, उसकी मर्जी, उनकी चॉइस थी ये डिजाइन। सही, बैक पे भी उनकी चॉइस थी और फ्रंट पे ये था कि उनके जो हमसी है उनका नाम हो जाए या कोई बात लिख दी जाए, यही हम करते हैं। हाँ, आजकल नामों वाली मेहंदी जो है ना वो बड़ी इन है कि वो मेहंदी के बीच में जो है वो जो मेहंदी का डिजाइन बना होता है और फिर वहाँ पर जो है वो नाम लिखा होता है। अच्छा जी, तो बात वही होती है कि आपकी अपनी चॉइस तो ज़रूर होती है, लेकिन जो आपका मेहंदी आर्टिस्ट है या जो आपके साथ में आपका ब्यूटिशियन है, स्टाइलिस्ट है, आप अगर थोड़ी सी उसकी भी बात सुन लेंगे ना तो उससे आप ही को फ़ायदा होगा, उससे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इन्हेंस होगी, आपके लिए ही 4 चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ज़रूर आप अपना जो हेयर स्टाइलिस्ट है उसकी बात सुन लिया करें, जो मेहंदी आर्टिस्ट है उसकी बात सुन लिया करें, और साथ साथ आपकी जो ब्यूटिशियन है ना, जो आपके मेकअप करते हैं, उनकी भी बात सुन लिया करें। उससे ये बड़ी बेहतरी रहती है कि सजेशन मिल के ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। तो आज हमने आपको बताया कि कौन सी मेहंदी जो है ज़्यादा कलर लेकर आती है, कौन सी मेहंदी हार्मफुल है और कौन कौन से डिज़ाइन इन है। तो ज़रूर सोशल साइट पर इसका फीडबैक दीजिएगा। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे खाने पीने की बातें। अफशीन, आपका बहुत शुक्रिया। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। और अब कुछ खाने पीने की बातें कर लेते हैं। और खाने पीने की बातें ना हमेशा ऐसी बातें होती हैं कि उसमें सब लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि जो नई नई डिशेज़ हैं उन्हें सीखने का मौका मिलता है और उनकी रेसिपीज़ जानने का मौका मिलता है, आपको भी और मुझे भी, क्योंकि हमारे पास मौजूद होते हैं हमारे प्रोफेशनल शेफ़। इस वक्त भी हमारे साथ 2 बड़े ज़बरदस्त शेफ़ मौजूद हैं, इनका इंट्रोडक्शन आपसे कराते हैं। हमारे साथ अदनान भाई मौजूद हैं, हमारे साथ अनम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। अच्छा अनम, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक शेफ़ के लिए कितना ये टास्क होता है, कितना बड़ा टास्क होता है कि उसे रोज़ाना कुछ ना कुछ नया बनाना होता है, और जो उसके बेशक अगर वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं या अगर वो किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या वो कहीं और भी किसी जगह पर काम करते हैं, तो जो डिमांड होती है क्लाइंट की कि जी आज हमें ये खाना है, वो कितना मुश्किल हो जाता है शेफ्स के लिए जब किसी चीज़ का डिसाइड करना। हाँ नहीं, लेकिन जब आपको किसी चीज़ का शौक होता है ना तो फिर आपको बड़ा मज़ा आता है चैलेंजिंग काम करने में। तो जब आपको नई नई डिशेस मिलती हैं तो उनके अंदर आपको काम करने में मज़ा आता है, नई नई चीज़ें इन्वेंट करने में, नई नई डिशेस ट्राई करने में मज़ा आता है। सही। तो जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है ना तो फिर बहुत मज़ा आता है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है अनम ने ना कि आपका जो पैशन है अगर वो आपका प्रोफेशन भी हो तो फिर मेरे ख्याल में फिर आपको ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि तुम इतना काम क्यों करते हो भाई, पैशन ही प्रोफेशन बना लिया तो फिर तो काम काम ही नहीं लगता ना। अनम, आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप सबसे अच्छा क्या बनाती है? मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ वैसे तो। मैं ज़्यादातर जो डेजर्ट्स हैं ना वो मेरी स्पेशलिटी है। अच्छा। तो मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ केक्स बनाती हूँ, कस्टमाइज केक्स बनाती हूँ, डेजर्ट्स बनाती हूँ, वेस्टर्न डेजर्ट्स जो होते हैं ना उस काइंड के। हर मौसम के लिहाज से जो है ना वो खाने चेंज हो रहे होते हैं, रेसिपी चेंज हो रही होती है और सारा कुछ हो रहा होता है। तो ज़्यादातर ऐसे खाने जो कि पूरा साल ही लोग खाते हैं, उसमें कौन सी डिशेज़ हैं शामिल?
जो वैसे तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, हर इंसान की उसको डिफरेंट चीज़ें पसंद होती हैं। कुछ लोग ट्रेडिशनल खाते हैं, आजकल बच्चे ज़्यादातर फास्ट फूड, और जो आजकल जो नई जनरेशन चल रही है जेन ज़ी, तो वो ज़्यादातर रामीन और इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं। तो हर कैटेगरी, हर एज ग्रुप की जो चॉइस होती है ना खाने की, वो अलग अलग होती है, और वो थ्रू आउट द एयर चलती रहती है। वो थ्रू आउट एयर चलती रहती है। अच्छा जी, जेन ज़ी कैसे खाने खाते हैं? जेन ज़ी मैंने देखा हॉट पॉट और रामीन और डम्पलिंग्स इस तरह के खाने ज़्यादातर शौक। वैसे तो हम भी खाते हैं, लेकिन जेन ज़ी मैंने देखा है वो ज़्यादातर इस तरह के खाने खा रहे हैं। अच्छा, जो जेन ज़ी हैं और बाकी लोग हैं, उनमें ना मुझे, ये लोगों ने बनाया हुआ है लेकिन मुझे इतना फ़र्क नहीं लगता, मुझे मूड का फ़र्क लगता है, मुझे थोड़ी सी चॉइसेस का फ़र्क लगता है। बाकी जो कहना चाहिए ना जिसको कि अगर टैलेंट की बात करें या अदब की बात करें, तो उनसे पिछली वाली जनरेशन के जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर और कंसिस्टेंट हैं, क्योंकि ये लोग पता है कब कंसिस्टेंट होते हैं? ये जब कंसिस्टेंट होते हैं जब इनको किसी किस्म का पता चल जाता है कि ओहो इससे तो हमें ये लॉस हो गया। तो जेन ज़ीज़ की अगर कोई नेगेटिव साइड है ना, वो ये साइड भी है कि ये ठीक है बहुत ब्लंट होंगे खाने पीने के मामले में, हर चीज़ में इनको बस क्विक शॉर्ट इस तरह की चीज़ें चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर इन्हें बाद में पता चलता है कि नहीं 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 ये चीज़ें तो लॉन्ग टर्म से ही हासिल होंगी। अदनान भाई हमारे साथ मौजूद है। अदनान भाई वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अदनान भाई ये बताएं आपकी क्या स्पेशलिटी है, आप कौन सी डिश सबसे अच्छी बनाते हैं और उसकी रेसिपी भी बतानी है आपने? वैसे तो ज़्यादातर मेरी जो पसंद है कढ़ाई, वाइट कढ़ाई जो होती है वो ज़्यादा मतलब पसंद है लोगों को देसी में। सही। और उसके अलावा केक्स वगैरह भी हैं। और अब बात करती हैं कि क्विक बनानी है, तो मैं बता देता हूँ वाइट कढ़ाई की कि बिल्कुल बिल्कुल आप रेसिपी बताएं। वाइट चिकन ले लें, आप बोन वाली ले लें, बोन ले लें, अप टू यू, ज़ाहिर है उसको देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए। रेसिपी सेम ही है, सिर्फ थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा टेस्ट का। अच्छा, अगर आप चिकन लेती हैं हाफ के जी, उसके छोटे क्यूब्स कटवा लें, और उसको मैरिनेट करके थोड़ा सा क्वार्टर कप वाइट पेपर ले लें, 1 टेबल स्पून लेमन जूस ले लें या वाइट विनीगर ले लें, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले लें, वरना 1 टीस्पून लेवल चोके, और ग्रीन चिली पेस्ट ले लें 2 टीस्पून ले लें, बारीक वाली लेगा मलीर वाली, उसकी थोड़ी स्पाइसनेस हाई होती है। अच्छा। गरम मसाला पाउडर ले लेगा 1/2 टीस्पून ले लेगा, और ब्लैक पेपर क्रश ले लेगा 1 to 4 टीस्पून, और चिकन पाउडर ले लेगा 1/4 टीस्पून, और 3 से 4 टेबल स्पून योगर्ट और 1 टेबल स्पून ऑयल या घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मैरिनेट करके ½ एन आवर के लिए रख देगा, या 15 मिनट के ठंडी जगह पे रख देगा। फिर ऑयल तकरीबन लेगा 1/4 टीस्पून कप ले लेगा, और उसमें ना 2 टेबल स्पून फाइन चॉप की हुई अनियन डाल देगा। अनियन डालेगा, जैसे कि वो ट्रांसलूसेंट हो तो आप ये जिंजर गार्लिक डाल देगा, उसके बाद पेस्ट डाल देगा 1 टीस्पून, और उसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देगा, और उसमें आधा कप दही मोर डाल देगा, और देखेगा जैसे ऑयल सेपरेट हो तो उसमें क्रीम डाल देगा 2 से 3 टेबल स्पून, और जुलियन जिंजर और कोरिएंडर फ्रेश के साथ सर्व कर। चले जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त क्विक रेसिपी जो है वो वाइट कढ़ाई की बताई है हमें अदनान भाई ने, और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बताई है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट वीक भी हम इसी तरीके से बात कर रहे थे कि खाने जो हैं वो इतने बेहतरीन होने चाहिए कि घर वालों को भी पसंद आए, और खाने जो हैं वो इतने बेहतरीन होने चाहिए कि ससुराल वालों को भी जो है वो पसंद आए। अनम ये बताएं कि ऐसी कोई डिश, चलिए ससुराल वालों में स्पेसिफिक आज हम कर लेते हैं ना, अलग अलग, जो आपकी जो नंदे होती हैं वो जब आपके घर आ गई तो फिर आप उनको क्या बना के खिलाएं कि उनका मूड ठीक हो जाए? अगर वो 4 शिकवे शिकायत भी लेके आ रही हों तो जो खवातीन हैं वो अपनी नंदों को ऐसी कौन सी डिश खिलाएं कि उनका मूड भी ठीक हो जाए और ससुराल वाले हो जाए खुश? ये बताएं। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। वैसे तो मुश्किल काम है, लेकिन आप खाने के जरिए जो है वो ट्राई कर सकते हैं जी। अच्छा, मेरे घर में जब भी इस तरह की कोई भी दावत होती है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी जो मेन्यू हो वो सारे लोगों को जो है ना वो कवर कर रहा हो, मतलब लाइक जो बड़े लोग हैं, लाइक ट्रेडिशनल फूड भी हो, उसमें बच्चों के लिए सैंडविचेस वगैरह भी हों। तो मेरे घर में जब मेरी इन लॉज में जब मेरी सिस्टर इन लॉज आती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक चीज़ ना रखूँ, मैं डिफरेंट आइटम्स रखूँ जिसमें सैलड्स भी हों, डिफरेंट काइंड्स के, जिसमें सैंडविचेस भी हों, जिसमें पिज़्ज़ा भी हो, लजानिया भी हो, बिरयानी भी हो। तो जब मैं होस्ट करती हूँ दावत तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ें रखूँ। लेकिन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ होती है जो मेरी बिरयानी जो आप अपनी नंद को कहती हैं कि ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है? बिरयानी हाँ उसको, वो मेरी इन-लॉज में सबको बहुत पसंद है। सबको पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको ओवरऑल सबको। बिरयानी की फिर ज़रा रेसिपी भी तो बताएं ना, बिरयानी आप कैसे बनाती हैं भाई? पता चले अनम की बिरयानी की रेसिपी क्या है। मैं बिरयानी जो बनाती हूँ ना तो मेरी अम्मी तो कहती है तुम तो सब कुछ ही डाल देती हो उसके अंदर। तो मैं क्या करती हूँ कि जो प्याज होती है ना उसको मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके अंदर मैं टमाटर डाल के उसको अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेती हूँ। फिर चिकन डाल के और उसमें मसाला
बिरयानी मसाला जो होता है वो तो मैं रेडीमेड लेती हूँ, और उसके साथ में अपने थोड़े से मसाले ऐड करती हूँ, थोड़े से गरम मसाले और थोड़ी सी चिली, लाल मिर्च और नमक, ये सब ऐड करके, और ज़ीरा मुझे बहुत पसंद है सारे स्पाइसेस में। ज़ीरा मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है। हाँ, मुझे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं ज़रूर डालती हूँ उसको, बस डाल के। और उसमें आप आलू बुखारे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं मेरे लिए बिरयानी में। हाँ। और आलू बुखारे से अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है, जब सॉर्टनेस जब होती है ना तो फ्लेवर को आपको एनहांस करने में बड़ी हेल्प करती है। अच्छा, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो वो एक मैंडेटरी है, मैं ज़रूर डालती हूँ अपनी बिरयानी में। और उसके बाद आप चिकन डालें, सारे मसाले डालें उसके अंदर आप। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि मैं अपने बिरयानी में ना टमाटर के साथ हरी मिर्चें डालती हूँ, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। फिर आप हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डालें और उसको अच्छे से भून लें, चिकन अगर आप बना रहे हैं तो। और फिर आप जब राइस बॉईल करते हैं ना, तो उसके अंदर मैं ज़ीरा और हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डाल के बॉईल करती हूँ, और लौंग, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है राइस में। और फिर उसको दम दे के और दम दे देते हैं, सिंपल। सही। अच्छा, झटपट बिरयानी जो है वो कैसे बनाई जा सकती है कि आपके पास चीज़ें कम हो, थोड़ी चिकन हो, थोड़े से मसाले हों, कैसे आप फिर? देखिए, आजकल तो बिरयानी की इतनी काइंड हैं कि बस हर और ऐसा भी होता है, मैंने देखा हर घर की बिरयानी स्पेशल होती है, हर घर की बिरयानी स्पेशल होती है। हम अपने घर में बना रहे हैं, आपके घर में जो आपकी अम्मी बना रही होंगी वो आपको पसंद। और एक फ्राइडे का दिन जो सर्वे हुआ है ऑल ओवर द पाकिस्तान, वो फ्राइडे का दिन जो है बिरयानी का डे स्पेशल, और हर घर की बिरयानी अच्छी होती है। तो अगर आपने झटपट बनानी है बिरयानी, तो आप सिंपल प्याज को फ्राई करें, उसमें टमाटर डालें, चिकन डालें, सारे मसाले डालें, चावल भी डाल दें, और बस उसको बॉईल करें। जब वो बॉईल आ जाए उसके अंदर उसको दम दे दें, वो भी बिरयानी रेडी हो जाएगी आपकी। चले जी, अदनान भाई जो हैं वो भी अभी एक रिसर्च हमारे साथ में शेयर कर रहे थे, उनसे भी रिसर्च भी पूछते हैं और बिरयानी की रेसिपी भी पूछ लूँगी। अच्छा जी, अदनान भाई ये बताइए क्या रिसर्च है भाई कि फ्राइडे के दिन ज़्यादा? हाँ, अभी मैंने नेट पे ही पढ़ा था, रिव्यू पढ़ा था लोगों का, तो ज़्यादातर जो बिरयानी डे फिक्स हुआ हुआ है वो शुरू से, वो जो आप बात कर रही हैं कि वो जो ओल्डर से हमारा चल रहा है, वो छुट्टी होती थी कल किसी दौर में, तो वो लोगों का ये होता था सब, अब तो कंबाइन नहीं होते, लेकिन पहले दौर में लोग कंबाइन होते थे, तो वो ये होता था कि गोश्त भी कम पकता था, तो वो उस दिन ज़्यादा लोगों का जो एक होता था कि वो जमा हुए हैं, तो वो स्पेशल डिश होती। तब तो बिरयानी एक हो गई कि आपको ठेले पे भी मिल रही है, लेकिन पहले के अगर आप सर्वे करें तो वो बिरयानी एक बड़ा नाम था। नहीं, लेकिन बिरयानी स्टिल उसका नाम है। हाँ, नाम है, लेकिन अब तो हर जगह अवेलेबल है। कभी पुरानी नहीं हो सकती, और मुझे तो कोई 10 दिन तक भी बिरयानी खिलाए ना तो रोजाना मैं खा सकती हूँ। वो इतने इंस्टीट्यूट इतने खुल गए हैं कि वो लोगों के पास एक, अब समझे कि बिरयानी वो है, अभी भी है। कराची की बिरयानी मेरा ख्याल है भाई, कराची की बिरयानी बड़ी फेमस है। हाँ, और बिरयानी जो है वो अनम ये कह रही है कि उनको कोई 10 दिन भी बिरयानी खिलाए तो वो खा सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना कि भाई बिरयानी मज़ेदार होनी चाहिए, वरना बहुत सारी जो राइस होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल ड्राई से हो जाते हैं। और बिरयानी भी ना मुख्तलिफ तरीके की पकी हुई लोग पसंद करते हैं। इस पर करेंगे बात, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है खानों की, ख्वाबों की, बिरयानियों की, और बिरयानी की बात निकली तो जिस तरह से अभी अनम ने हमें बताया कि आपके घर में जो अवेलेबल चीज़ें हों उससे भी बिरयानी बन सकती है। और फिर अदनान भाई ने बात की कि भाई प्रॉन बिरयानी भी बहुत अच्छी बनती है। तो अदनान भाई, जितनी आप डिशेस का नाम लेंगे उतनी डिशेस के बारे में हम आपसे पूछेंगे, तो बस आपने आज देख के बोलना है हाँ फिर हमने जो है वो रेसिपी पूछनी है। तो ज़रा बताएं प्रॉन बिरयानी की रेसिपी क्या है? अभी मुझे इंस्टेंटली याद नहीं हाँ, है, तो बट अनम पूछ लेते हैं ना, ये दोनों ही तो ब्रेक में बातें कर रहे थे प्रॉन बिरयानी की, तो हमने कहा भाई जरूर पूछते हैं कि भाई क्या रेसिपी है जी, बताएं अनम आप। अच्छा, मेरी जो मैं बिरयानी बनाती हूँ तो मेरी प्रॉन बिरयानी भी थोड़ी स्पेशलिटी में आती है। सही। और इसका जो मेरा जो की इंग्रेडिएंट होता है वो होता है पिसा हुआ जो खोपरा होता है ना, वो आप इसके अंदर डालें तो उसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर इनहेंस होता है। अच्छा, सेकंड ये होता है कि प्रॉन बिरयानी में आप दही यूज नहीं करते, और जो आपका प्रॉन होता है ना उसको आपने पहले विनेगर में वॉश कर लेना। उससे क्या होगा, जो प्रॉन की जो भी स्मेल होती है ना वो सारी खत्म हो जाएगी। और फिर आपने उसको जिंजर गार्लिक में फ्राई करके, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करके निकाल लेना है। ओके, ठीक है, तो उसका जो जूस होगा ना वो आपकी ग्रेवी में चला जाएगा और उससे फ्लेवर आपका आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, प्याज को आपने कट नहीं करना, प्याज को आपने ग्राइंड कर लेना है। सही, ठीक है, ग्राइंड करके आप उसको बिल्कुल पिंक फ्राई कर लें। हाँ। ठीक है, उसमें आप टमाटर डालें, और उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं फिश मसाला डालती हूँ। जो फिश मसाला होता है ना जो मिलता है रेडीमेड, आप फिश मसाला डालें, और दही नहीं डालनी है आपने उसके अंदर। अच्छा। और हाँ, उसके अंदर फिर आप कसूरी मेथी और जीरा वो आप ऐड कर दें। ठीक है, और खोपरा, पिसा हुआ खोपरा आप ऐड कर दें, और उसको आप अच्छे से भुनें। आपका जब मसाला पूरा भुन जाए तो फिर आप उसमें जो आपने प्रॉन फ्राई करके रखे हैं वो आप ऐड कर दें, और उसको बिल्कुल हल्का सा भून लें। सिंपल। अब जो
राइस है वो बॉईल करके उसमें आप दम दे दें और ऊपर से आप जो पुदीना और हरा धनिया से ना उसको गार्निश करके उसको दम दे दें। सिंपल, बहुत मज़े की बिरयानी बनेगी और उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी प्रॉन, बिल्कुल भी। अच्छा, उसमें हाँ वो वरना वो हीक आ रही होती है या स्मेल आ रही होती है ना, उससे लोग थोड़ा सा। इसी तरह से आप जब कलेजी बनाते हैं ना या फिश बनाते हैं तब भी अगर आप उसको विनेगर से वॉश कर लेते हैं ना तो उसकी जितनी भी स्मेल होती है ना वो सब चली जाती है, उसकी स्मेल जो है वो सब चली जाती है। अच्छा जी, हमारे अदनान भाई और अनस दोनों ही यहाँ पर जो है डिशेस बना के लेके आए, तो अदनान भाई से मैं पूछना चाहूँगी, अदनान भाई ये आज क्या बना के लेके आए? ये बड़े स्पेशल सी डिश लग रही है जी। ये मैंने कुछ फ्यूजन किया है, ये मलाई बोटी की एक बेस बनाई थी जिसमें बोनलेस चिकन ली थी और इसमें वाइट पेपर जो मैंने वाइट कढ़ाई की रेसिपी बनाई थी, बोनलेस चिकन ली थी, उसमें थोड़ा सा वाइट विनीगर अकॉर्डिंग टू योर मतलब 1 टीस्पून ले लिया था, दही तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ले लिया था, क्रीम ली थी 2 टेबल स्पून मैंने इसमें, और सॉल्ट एंड पेपर लिया था, और ग्रीन चिली 1 टीस्पून ली थी, रेड चिली क्रश ली थी 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा चिकन पाउडर यानी 1/4 टीस्पून डाल के मैरिनेट ओवरनाइट रख दिया था। फिर थोड़ा सा तेल लिया उसमें। ये जरा दिखाएं अदनान भाई की जो डिश है, साथ साथ अदनान भाई बताते भी जा रहे हैं। जी अदनान भाई, अब इसके बाद मैंने जो ये ब्रेड थी उसको टोस्ट कर लिया स्लाइटली से ऑयल में, देन फिर उसके अंदर थोड़ा सा मैंने 1000 आइलैंड लगाया, स्प्रेड किया, देन उसके बाद उसमें मलाई बोटी की जो मेरी थी उसमें अच्छा मैंने कोयले का भी थोड़ा सा एक फ्लेवर इन्हांस किया था ताकि एक बारबेक्यू का एक बड़ा अच्छा सा टच है। और उसके बाद ऊपर केचप लगाया, फिर बीच में जो फिलिंग के जो थे स्लाइस कुकम्बर और टोमेटोज रख के उसको सर्व किया, और उसके साथ जो मैंने डिप्स रखी हैं वो हनी मस्टर्ड रखी है क्योंकि मोस्टली लोग केचप रख रहे होते हैं, देन पेरी पेरी रखी है क्योंकि थोड़ा सा चेंज करने। अच्छा, ये पेरी पेरी आपने ये जो रखी जी पेरी पेरी रखी और हनी मस्टर्ड रखी है। सही, और ये इसके साथ में जो रखी हुई है ये जरा बताएंगे। ये 1000 आइलैंड है। ओके, नहीं सॉरी हनी मस्टर्ड है। अच्छा, हाँ हनी मस्टर्ड एग्जैक्टली, सॉरी। और ये प्रेजेंटेशन भी बड़ी ज़बरदस्त की हुई है। क्या कहलाती है ये जो डिश है? ये वैसे मैंने नाम जो स्ट्रीट नाम बताया, ये फ्यूजन ही है। अच्छा, फ्यूजन है। हाँ, ये स्ट्रीट स्टाइल मलाई बोटी बन कबाब, मलाई बोटी बंद कबाब, ये एक तरह का फ्यूजन है जो कि यहाँ पर बनाया अदनान भाई ने। अच्छा, उसी के साथ जो है एक और डिश भी है, अनम बना के लेके आई हैं। अनम से पूछते हैं, अनम ज़रा अपनी डिश के बारे में बताएं कि आप जो है वो जो डिश बना के लेके आई हैं, ये डिश जो है ये क्या रेसिपी है इसकी और आपने ये कैसे बनाई हुई है? अच्छा, मैं वर्किंग वुमेन, मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीज़ें ट्राई करूं जो बहुत इंस्टेंट बने। ठीक है, मुझे बहुत लॉन्ग टर्म किचन में ये मसाले और ये सब मैं इस तरह से नहीं करती। मैं बहुत ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जो मैरिनेट करूँ, बनाओ इस तरह से। तो ये भी बहुत सिंपल है रेसिपी। इसका नाम है स्मोकी हांडी। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ चिकन को आपने जिंजर गार्लिक में थोड़ा सा सौते करना है, दही डालना है, हरी मिर्च डालनी है छोटी सी कह रही हूँ थोड़ी सी, और काली मिर्च, कसूरी मेथी और जीरा पाउडर, सिंपल, और दही, और इसमें आपने डाल के इसको भून लेना है। जब ये भून जाएगा आपने इसके अंदर क्रीम डालनी है, और उसके बाद दोबारा से आपने थोड़ा सा वो डालना है, जीरा डालना है, जीरा पाउडर, काली मिर्च, कसूरी मेथी, और आपने इसको स्मोक दे देना है, सिंपल। ठीक है जी, तो ये फिर ये जो डिश है इसका नाम भी अनम ज़रा आपने बताना है कि आपने क्या बनाया? स्मोकी हांडी बनाई, स्मोकी हांडी बनाई हुई है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो फ्यूजन भी है मलाई बंद कबाब का। तो ये दो जबरदस्त डिशेस एग्जैक्टली, सॉरी, दोनों इत्तेफाक से वाइट डिशेस आई हैं। हाँ, दोनों इत्तेफाक से इस तरह की डिश। हाँ, वो थोड़ी छुप गई। अदनान भाई की डिश जो है थोड़ी सी कलरफुल है और उसके बाद टॉपिंग भी हुई है, प्रेजेंटेशन वगैरह सारी अनम ने भी बहुत अच्छी जो है वो प्रेजेंटेशन की हुई है। अच्छा, ये बताएं कि अभी जैसे अदनान भाई ने मैं बताया कि भाई फ्राइडे वाले दिन ज़्यादातर लोग जो है वो घर में बिरयानी बनाते हैं, तो जो वीकेंड होता है उस दिन लोग ज़्यादातर जो है वो क्या प्रेफर कर रहे होते हैं अनम? अच्छा, वीकेंड होता है तो फिर बाहर ही प्रेफर करते हैं। अच्छा, फिर वीकेंड में बाहर चले जाते हैं? नहीं भाई, हमें तो ये पता है कि लोग सिटी एट 10 देखते हैं, हमारा शो देखते हैं, और जब भी हम कभी वीकेंड के ऊपर कोई भी बता रहे हो तो उनको डिशेस तो वो डेफिनेटली ज़रूर ट्राई करते हैं और वो हमें बताते भी हैं कि भाई ये इसका फीडबैक ये था। तो आप ज़रा बताएं कि वीकेंड पे घर पे क्या बनाया जा सकता है भाई, अगर वीकेंड हो तो इंसान क्या बनाए? अच्छा, वैसे तो ये होता है कि वीकेंड पे ज़्यादातर आप या तो आप आउटिंग पे जा रहे होते हैं या आपके घर में कोई ना कोई आप पार्टी होस्ट कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है वीकेंड पे आप कोई स्पेशल डिश बना सकते हैं जो आप पूरा वीक, नॉर्मली आप पूरा वीक आप इस तरह के लग्जरीज और ये खाने नहीं खा सकते, आप थक जाते हैं। कभी आपको लाइट दाल चावल इस तरह की चीज़ें भी अच्छी लगती होती हैं। तो वीकेंड पे आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। आप पिज़्ज़ा भी बेक कर सकते हैं, आप बेकिंग भी कर सकते हैं, पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं, दाल चावल भी बना सकते हैं आप, और कुछ लाइट सा भी कर सकते हैं, डिफरेंट, हाँ, काइंड आप कोई नई चीज़ भी इन्वेंट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं।
तो डिपेंड करता है आपके मूड पे ऊपर। अगर मेरे ऊपर जाएंगे तो मैं वीकेंड पे रेस्ट घर करना वाले तो प्रेफर फिर ये भी तो करूंगी। कह सकते हैं ना अनम कि भाई क्या वीकेंड पे भी दाल चावल खाएं हम, मतलब ये नहीं कि हाँ बिल्कुल, दाल चावल तो ऑल द वे फेवरेट है, वो तो कभी कभी पुराना ही नहीं हो पर्सनल सकता। चॉइसेस नहीं बतानी ना, लोगों के हिसाब से बताएं थोड़ा कि लोगों को क्या बताया जा सकता है। ये बताएं कि ओवरऑल लोग क्या खाना पसंद कर सकते हैं, मतलब लोगों के लिए बेस्ट क्या हो सकता अच्छा, है कि भाई वीकेंड क्योंकि आप वीकेंड वीकेंड होता पे है, क्या खा सकते हैं। आप क्योंकि अभी हमने फ्राइडे डिस्कस कर लिया, बिरयानी हो गई, वीकेंड डिस्कस कर लिया, फिर अब हम संडे का जो नाश्ता है ना और डिनर वो भी डिस्कस करेंगे जी। अच्छा, वीकेंड पे फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे जब आप घर पे होते हैं हाँ। तो आप कोई अच्छी चीज़ ट्राई कर सकते हैं, जैसे बिरयानी तो आप फ्राइडे को हो हाँ। गई, तो आप कुछ पाए टाइप भी ट्राई कर सकते हैं, आप कुछ हाँ। बेक कर सकते हैं, सही। आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, आप पाए बना सकते हैं, आप हलीम ट्राई कर सकते हैं, ग्रैंड हलीम होती है सही, ना, हाँ। सबकी पार्टी होती है, आप वो कर सकते वैसे हैं। आइडिया depend बुरा करता नहीं है, अगर वीकेंड पे आप हलीम बना रहे हैं और सुबह नाश्ते में उसको खा रहे हैं तो संडे का नाश्ता भी जो है वो जबरदस्त हो सकता है ना। है। बारबेक्यू भी ट्राई कर सकते हैं आप हाँ। सैटरडे नाइट को, हाँ। वो भी बहुत अच्छा होता है। बारबेक्यू भी ट्राई कर सकते हैं। अदनान भाई, जी। फ्राइडे बिरयानी करवा दी आपने? मैंने तो ठीक करा है। दी, संडे इन्होंने बुक करा दिया। हाँ, उन्होंने हलीम और पाई करवा दिया हफ्ते को। अब इतवार को आप जो है वो क्या मेन्यू रखवा रहे हैं लोगों का कि लोग इतवार वाले दिन मजे से ये डिशेस बनाएं और एंजॉय करें? अच्छा, इतवार नाश्ते वाले से दिन- स्टार्ट करना है आपने। हाँ देखिए, इतवार वाले दिन मोस्टली लोग जो उठते हैं 10-11 बजे उठते हाँ। हैं, और मैंने यही नोट किया हलवा पूरी उनका स्पेशली होता है। हाँ। ब्रेकफास्ट तो मोस्टली लोगों का ब्रेकफास्ट जो सही। है वो हलवा पूरी ही होता है। सही। अच्छा, वो ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि स्किप कर दें दोपहर का खाना। हाँ। बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी का रीज़न ये होता है कि हमें किसी के यहाँ जाना है, दावत खानी है, तो वो एक करते हैं। हाँ। अच्छा, अब जिसके अगर दावत हो रही है हाँ। तो उसके लिए मेन्यू ये है कि बेहतरीन मेन्यू जो मेरे हिसाब से वो पास्ता बहुत अच्छा है। पास्ता एक अच्छा है क्योंकि वो इंस्टेंट भी है, टाइम भी आपका बहुत कंज्यूम नहीं होता। सही। अच्छा, सेकेंडली आपको अगर वो थोड़ा सा वो करना है, थोड़ा सा ऑयल मतलब डीप फ्राई करना Deep fry है, करना तो उसमें आपके चिकन पॉपकॉर्न्स हैं, हाँ। नगेट्स हैं, होममेड नगेट्स की हाँ। बात करूंगा, या होममेड आप इस तरह की फ्राई आइटम कर लें, सही। ये भी बेस्ट वे, Best क्योंकि लोगों का एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि वो जो संडे वो एक अच्छा हो जाए। सही। उसके साथ फ्राइजेस कर दें, मैश पोटैटोज़ कर दें, और इसके अलावा स्मूदीज़ हैं, स्पेशली ड्रिंक वगैरह ज़रूर रखें, वो एक बड़ी रिफ्रेशिंग होती है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह को मैं इसलिए प्रेफरेंस नहीं करूँगा कि लोग वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ होते हैं, ये होते बड़े हेल्थ हैजर्ड होते हैं, मतलब वो आपको और प्रॉब्लम बाद में देते हैं, इंस्टेंटली नहीं देते, वो तो इंस्टेंटली आपको बहुत हाँ। किस्म की एक तो संडे वाले दिन मतलब नाश्ते में आप हलवा पूरी को मेरी प्रेफरेंस और फिर रात में खाने में डिनर में आप डिनर क्या में ये है कि आप इस तरह के पास्ता इटालियन फूड्स को ज़्यादा मैं प्रेफरेंस दूंगा, हाँ, कि वो एक ज़रा थोड़ा सा मेन्यू भी चेंज होता है और मूड भी चेंज होता है। और इसके अलावा लेकिन अगर अदनान भाई बहुत सारे लोग ये भी तो होते हैं ना कि संडे वाले दिन संडे को स्पेशल बनाने के लिए, जहाँ हलवा पूरी की आपने बात की वहाँ पे लोग पाए और पाए निहारी भी होते हैं, ये भी बहुत कड़ी भी ज्यादा- बनती है बहुत आजकल- हो आजकल कड़ी एक भी नया बनती ट्रेंड है, चल रहा हाँ। है कि लोग ना ब्रेकफास्ट की दावतें भी कर रहे हैं, तो हाँ, वो आप lunch, संडे को जो है ना, exact। हाँ संडे को आप वो भी कर सकते हो। और ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शन है, सिर्फ हलवा पूरी नहीं है। हाँ। आप कीमा भी बना सकते हैं, हाँ। आप चीज़ ऑमलेट्स बना सकते हैं, उसके सही। साथ आप ब्रेड टोस्ट कर सकते हैं, सही। आप चीज़ ब्रेड बना सकते हैं। बहुत सारे हाँ। ऑप्शंस हैं हाँ। कि उसमें आपकी जितने भी मेंबर्स होंगे आपके, वो हाँ। सारे उसमें कवर हो जाएंगे। भाई ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि संडे को ना अब ब्रेकफास्ट के इनविटेशन भी आ गए हैं, लोग ब्रेकफास्ट पे भी इनवाइट करने लग गए हैं कि भाई ठीक है संडे को ब्रेकफास्ट पे बुला लेते हैं, फिर वो लंच तक रहेंगे और उसके बाद वो जल्दी फ्री भी हो जाएंगे, तो उनका भी टाइम बच जाता है और गेस्ट का भी जो टाइम है वो बच जाता है। अच्छा, ये बताएं, आपने नहारी की और पाए की बात की है, तो थोड़ा सा जल्दी से क्विक रेसिपी बता देना नहारी या पाए में से, जो आपको समझ आता है कि जी हम बताना चाहिए लोगों को कि अच्छे पाए अच्छी नहारी ऐसे बन सकती है। पाए के लिए तो आपको 7 से 8 घंटे का टाइम चाहिए, क्योंकि जब लाजमी क्योंकि जब अच्छा। तक वो बोन्स की जो आपका एक्सट्रैक्ट नहीं निकलेगा, हाँ। यानी जो जूसेस आपके नहीं निकलेंगे, जेलेटिन नहीं निकलेगा, तो टेस्ट नहीं आएगा। क्विक में तो फिर आप वैसे तो मैं मुर्गी के बोल दूं, लेकिन वही बात है कि मुर्गी के पंजे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। मुर्गी के पंजे? हाँ, मतलब सर्दियों में लोगों संडे का वाले दिन खिलवा रहे हैं आप? नहीं, आपने पाई की बात की ना, मैंने पाई का होते हैं। नहीं, वो जो भी है व्हाटएवर जो भी है। अदनान भाई चले जी, हाँ बताएं, एक अच्छी डिश हो सकती है और हो सकता है वाकई नहीं, वो सर्दियों के tasty लिए बहुत सारे स्पेशल लोग पसंद करते होंगे। स्पेशली मैं ये बताऊँ, सर्दियों में पाए और निहारी का ज़्यादा जो ट्रेंड होता है वो सर्दियों में ज़्यादा होता है। हाँ। क्यों? और दूसरे ये पंजे जो मैं बोलूँ बुरे नहीं होते, सर्दियों में आप खाएं तो बहुत इफेक्ट गर्म देते हैं। उसमें ये है कि आप थोड़ा सा साबुत गरम मसाला लेके और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक के 4-5 कलियाँ लेके और उसको मतलब इतना पकाएं को अगर 2-2.5 लीटर पानी डालें तो कम से कम आधा लीटर पानी रह जाए, तो अच्छा। फिर वो आप पिएं और रोटी के साथ खाएं, तो यकीनन आपको देखा। अच्छा, जहाँ तक निहारी की रेसिपी, निहारी के लिए फिर वही बात है, 2 से 3 घंटे आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा। क्योंकि भूंग का गोश्त होगा, हाँ। फिर उसको पकाना है, तो उसके लिए यही है कि
मैं अभी रेसिपी मुझे आप इंस्टेंटली पूछनी है ना। हाँ, मुझे ऐसी नहीं कोई बात नहीं, कोई आराम से आप बता सकते हैं। पैकेट से बनाते हैं, लेकिन ये कि अगर वो, क्योंकि ये होता है कि आप अगर आधा पैकेट यूज़ कर रहे हैं, वो ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसकी निहारी का मैं बोलूँगा मसाला बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अगर वो वो शॉर्ट और शॉर्टकट निहारी बनाने का ना, कि जल्दी से अगर आपने जल्दी से हो जाए, बनानी है क्योंकि फिर वो उसमें निहारी के लिए आपको मसाले, एक तो नटमेग, मेस, पीसो, अब वही बात है, हर कोई के उसमें है। सही। और निहारी में अगर आप दही डाल देते हैं ना तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है दही से। नॉर्मली लोग नहीं डालते क्योंकि निहारी बहुत इजी होती है ना। कभी आपने जल्दी कुछ इंस्टेंट बनाना है, कोई आपके घर इंस्टेंट गेस्ट आ गया है तो आप निहारी बना दो जल्दी से, कुछ भी नहीं होता उसमें, चढ़ाना है और बस पकाना है और कुछ नहीं, तो उसमें अगर आप दही डाल देते हैं ना। निहारी के साथ मीठा कौन सा सर्व किया जा सकता है? अगर आप निहारी बना रहे हैं तो आप फिर देसी मीठा बनाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। खीर या कुछ इस तरह की चीज़, खीर, कस्टर्ड वगैरह, या वैसे तो आजकल ज्यादातर सर्व क्या हो रहा है गेस्ट के लिए मीठे में? आजकल कॉफी क्रंच बहुत, सॉरी आजकल बहुत सारी चेरी क्रंच बहुत ज्यादा मार्केट में इन हुआ हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो बहुत सारी बनाती हूँ। पाइनएप्पल सूफले, कैंडी डिलाइट और कॉफी पंच, बहुत सारी डिशेस बनाती हूँ। मैंगो डिलाइट भी इन है। मैंगो डिलाइट में तो डिलाइट तो आप किसी भी फूड के साथ बना सकते हैं। अच्छा, मैं खीर में एक चीज बताऊं, डिलाइट किसी भी फूड के साथ बनाया जा सकता है। अच्छा, मैं खीर में एक चीज बताऊं, जरा टेस्ट जो आपको क्रीमी करना हो ना, तो अगर आप 1 किलो दूध लेनी हो तो 1 टेबल स्पून आप सिंघाड़े का आटा इजीली अवेलेबल है, तो उससे जो टेक्सचर और जो उसका क्रीमी टेक्सचर है ना, बहुत जबरदस्त आएगा। सिंघाड़े का आटा, चलिए जी, नहीं सिंघाड़े का आटा। अच्छा जी, चलिए जी, आज इतनी सारी रेसिपीज़ हमने आपके साथ में शेयर किए हैं, तो आज का शो जो है वो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आज का शो जो है उसकी फीडबैक जो है ज़रूर हमारे सोशल साइट पर दीजिएगा। आज हमने जो है वो निहारी से लेके बिरयानी और दाल चावल से लेके इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। तकरीबन जो है वो कम से कम हमने आपको 5 से 6 रेसिपीज़ जो है वो इंस्टेंट वाली भी बताई हैं, और इसके अलावा हमने आपको ये बताया कि जुमे से लेके इतवार तक आप क्या खाने बना सकते हैं। और फिर हमारा जो नेक्स्ट शो होगा उसमें डेफिनेटली बाकी डेज़ को भी जो है वो हम सोचेंगे कि शेफ़ से पूछे कि क्या क्या वो बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। तो शो का टाइम हो गया एंड अप। आज के शो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अनम आपका बहुत शुक्रिया और अदनान भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।